मेरा नाम काओ चैंग है। मैं इस चिड़ियाघर का मालिक हूँ। चिड़ियाघर अब बंद होने की कगार पर है, पर एक वीडियो ने इसे अचानक मशहूर कर दिया, क्योंकि मेरे वीडियो में दो अनोखे पक्षी थे। एक कॉकटेल तोता था जो न सिर्फ गालियां देता था बल्कि ऑनलाइन डिलीवरी भी करता था। दूसरा एक बत्तख का सरदार था जिसके पीछे 100 बत्तखें उड़ती थीं, जैसे सिर पर काले बादलों का झुंड हो, जिसका खौफ जबरदस्त था। माता पिता के अचानक चले जाने के बाद मुझे ये खस्ताहाल चिड़ियाघर संभालना पड़ा, और साथ में करोड़ों का कर्ज। जब माता पिता मुसीबत में थे तो रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। सारे कर्मचारी भी काम छोड़ गए। बस एक खूबसूरत महिला थी जो अपनी बेटी के साथ रुक गई। जैसे ही मैं चिड़ियाघर की ओर बढ़ा, तभी होस्ट का इमॉर्टल वर्ल्ड में प्रवेश मिला। आपकी पहचान बीस्ट सेक्टर के संत के रूप में है। आपको एक पुराना बीस्ट सेक्टर मिला है। कृपया इस सेक्टर को फिर से महान बनाएं। सेक्टर का विस्तार करें, शिष्यों को सिखाएं, जादुई जीवों को पालें और अपना दबदबा बनाएं। ये सभी काम सेक्टर की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। हर 10 पॉइंट की प्रतिष्ठा पर एक इनाम मिलेगा। मैं खुश हो गया। ये एक सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम ने चिड़ियाघर को अबीस्ट सेक्टर क्यों समझ लिया? सेक्टर का विस्तार, क्या इसका मतलब चिड़ियाघर बढ़ाना है? बुनियादी ढांचा, शिष्यों को लाना, क्या ये स्टाफ भर्ती करना है? जादुई जीव पालना, क्या ये जंगली जानवरों की संख्या बढ़ाना है? प्रजनन और पालन, दबदबा बनाना, यानी चिड़ियाघर की शोहरत बढ़ाना। मुझे इसे जल्दी चेक करना होगा। मैंने सिस्टम का न्यू कमर पैक देखा। मन में कहा, गिफ्ट पैक खोलो। पैक खोलने पर मिला एक तकनीक, सेंट सन बीस्ट कंट्रोल, 3 स्पिरिट पिल्स और 3 बीस्ट स्पिरिट पिल्स। ये तकनीक सिर्फ सेंट सन्स के लिए है। स्पिरिट पिल्स जानवरों के लिए हैं जो उनके खून को शुद्ध करती हैं, बुद्धि और चेतना बढ़ाती हैं। बीस्ट स्पिरिट पिल्स भी जानवरों के लिए हैं जो शरीर में ऊर्जा लाती हैं, नसों को खोलती हैं और शरीर को मजबूत करती हैं। इन्हें देखकर मैंने तुरंत एक प्लान बनाया। पहले तकनीक सीखनी होगी। अगर मैं जानवरों को कंट्रोल कर सका तो उनके साथ कमाल करूंगा। फिर एक लाइव स्ट्रीम करूंगा जिससे संप्रदाय की शोहरत बढ़ जाएगी। सिस्टम की तकनीक तुरंत मिल गई। जरूरत पड़ने पर मैं अस्थायी रूप से बिना कॉन्ट्रैक्ट वाले जानवरों को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। चिड़ियाघर टूटने से जानवर कम बचे थे। जब मैं सोच ही रहा था, तभी पास में एक तोता बेवकूफ बेवकूफ मुझ पर चिल्लाने लगा। गुस्से में मैंने उसे अपना पालतू बना लिया। मुझे गाली दी, अब तू मेरी सेवा कर और अपना पाप धो। जैसे ही मैंने उसे पिल्स खिलाई, अगले ही पल तोते का आकार अचानक दोगुना हो गया। उसकी चोंच लंबी और मजबूत हो गई। फिर उसने कहा, मालिक, मैं बस मजाक कर रहा था, गाली नहीं। मुझे बस यही 2 शब्द आते हैं। तोता अब विनती करने लगा। वह अपने पंखों से झुककर माफी मांग रहा था। मैं हंस पड़ा। ये तो काफी समझदार निकला। अब से तुम्हारा नाम वैंसी होगा। नाम देने के लिए शुक्रिया। मालिक, मालिक, सिर में खुजली हो रही है। क्या मेरा दिमाग बढ़ रहा है? मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही है। हवा के बहाव को महसूस कर सकता हूँ। मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। कॉकेटियल तोता जमीन से करीब 1 मीटर ऊपर 2 चक्कर लगाता है। जमीन के सूखे पत्ते बवंडर की तरह उड़ने लगे। अचानक एक छोटा बवंडर बन गया। तोता किसी बुलेट की तरह तेज हुआ और ऊपर की ओर उड़ा। पलक झपकते ही कई मीटर ऊपर पहुंच गया। आसमान में ऊपर नीचे गोते लगाते हुए बेहद फुर्तीला था। हैरान होने के साथ ही मैंने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। मैं भी हवा के बहाव को महसूस कर सकता था, हर हरकत के साथ, जैसे मैं भी हवा की शक्ति ले सकता हूँ। लगता है ये सेंट बीस्ट ज्वेल का असर है। तोते की हवा वाली शक्ति साझा हो रही है। मुझे यकीन है कि अब मेरी 100 मीटर की दौड़ पहले से दोगुनी तेज होगी। तोता नीचे की ओर झपटा और हल्के से मेरे कंधे पर बैठ गया। मेरे दोस्त, मैं मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। 2 घंटे बाद बचे हुए 5,000 रुपयों से मैंने एक एक्शन कैमरा खरीदा और एक नेटवर्क बॉक्स भी। आओ, इसे पहन लो, अपने परफॉर्मेंस की तैयारी करो। इसी बीच यूनहाई सिटी के बाहरी इलाके के एक रिसोर्ट में एक महिला का बच्चा दवा घर भूल गया था और चाबी भी नहीं ली थी। वह काम पर थी, इसलिए भेज नहीं सकती थी। तो उसने डिलीवरी मंगवाई, पर 2-3 मिनट तक कोई ऑर्डर नहीं मिला। परेशान होकर उसने ऐप खोला और डिलीवरी सर्च किया। सबसे पहले एक लाइव स्ट्रीम सामने आई। स्ट्रीमर का नाम था अचेंगान जू बीस्ट सून सेंट सन। लाइव वीडियो में एक सुंदर कॉकेटियल तोता था जिसके शरीर पर कैमरा लगा था। वह लगातार बोल रहा था, दोस्तों, नया स्ट्रीमर हूँ, फॉलो कर लो, बस एक चश्मा चाहिए। शुअनफेंग बर्ड सिटी डिलीवरी सर्विस। अगर कुछ भेजना है तो मान लें कि आप स्क्रीन पर दिखेंगे और पता भेजें। सनग्लासेस भेजने के बाद बस मुझे पिकअप लोकेशन मैसेज कर दें। लाइव स्ट्रीम में सिर्फ 20 लोग ही थे।
ज्यादातर लोग शक कर रहे थे, पक्षी से सामान भेजना, क्या होस्ट पैसे कमा रहा है? एक चश्मा 9 युआन का, कौन सा पागल सामान भिजवाएगा? कोशिश करो। तभी हुआ कई फूगी ने सनग्लासेस भेजे। गिफ्ट भेजने वाली एक अधेड़ महिला थी। शुक्रिया हुआ कई फूगई, कृपया पता भेजें। महिला ने मैसेज नहीं किया। जल्दबाजी में उसने सीधे कमेंट्स में पता लिख दिया, कृपया मेरी चाबियां पहुंचा दें। टोंगे शांजुआंग रिसोर्ट सर्विस से लिन्हुआ रोड, शिंगफू कम्युनिटी तक, बिल्डिंग 7, यूनिट 3 के गेट पर। मुझे बहुत जल्दी है। कमेंट्स में शोर मच गया। सच में कोई मान गया। मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। अगर तुमने धोखा दिया और चश्मे के पैसे लिए तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। तभी लाइव स्ट्रीम का कैमरा मैनेजमेंट हॉल से बाहर उड़ गया। एक चक्कर लगाने के बाद कैमरा अचानक आसमान की ओर मुड़ा। कुछ ही सेकंड्स में कैमरा वापस सामने आया और वो 100 मीटर ऊपर था। आधा यूहाई शहर साफ दिख रहा था। तोता तेजी से एक दिशा में उड़ चला। नीचे की चीजें तेजी से गुजरी, बस एक धुंधली परछाई थी। वाह, कितनी तेज रफ्तार है। होस्ट सच में कर रहा है। क्या यह पक्षी सच में पहुंच पाएगा? दोस्तों, मैंने अभी मैप ऐप पर देखा, होस्ट चेंगन चिड़ियाघर में है। वहां तक अभी 11 किलोमीटर बाकी हैं। वीडियो क्वालिटी थोड़ी धुंधली है। स्ट्रीमर, जल्दी डिवाइस अपग्रेड करो। मैं पहले एक लॉलीपॉप भेजता हूँ। सामान अभी मिला नहीं था, पर लाइव स्ट्रीम में कुछ गिफ्ट्स आने लगे थे। तभी स्क्रीन पर एक हॉलिडे रिसोर्ट दिखा। इतनी जल्दी पहुंच गए? अभी तो 3 मिनट भी नहीं हुए। 3 मिनट में 11 किलोमीटर? ये तो एडिटिंग होगी। स्ट्रीमर, सर्विस डिपार्टमेंट रिसोर्ट के दक्षिण पूर्व कोने में है। दीदी, आप किसी खुली और साफ जगह पर जाइए। डिलीवरी के लिए तैयार रहें। जैसे ही ये कहा, कॉकेट तोता तेजी से नीचे झपटा, सीधा रिसोर्ट के दक्षिण पूर्व कोने की ओर। वहां एक अधेड़ उम्र की महिला दिखी जो खुशी से हाथ हिला रही थी। तोते ने हवा में एक शानदार गोता लगाया और महिला के सामने उतरा। महिला के चेहरे पर हैरानी और खुशी थी। स्ट्रीमर, मैं ही हुआ काई फुगुई हूँ। ये रही वो चाबियां जो भेजनी है। कहते हुए उसने चाबियों का गुच्छा उठाया। पक्का पहुंचा देना, मैं लाइव स्ट्रीम पर बोल रहा हूँ। हुआ काई फुगुई इतनी उत्साहित थी कि समझ नहीं पा रही थी चाबियां कैसे दे। कितना अद्भुत है। तोते ने अपने पंजे से महिला के हाथ से चाबियां पकड़ लीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो फिर से आसमान में उड़ गया। अगला लक्ष्य हैप्पी कॉलोनी, 24 किलोमीटर। तोते ने जानबूझकर अपनी रफ्तार कम की और 9 मिनट तक उड़ा। देखते ही देखते लाइव स्ट्रीम पर 7,600 लोग आ गए। जल्द ही वीडियो में हैप्पी कॉलोनी दिखने लगी। बिल्डिंग 7, यूनिट 3 के सामने एक लड़की जमीन पर बैठी थी, अपने पैर पकड़कर कराह रही थी। यही है वो, ये मेरी बेटी है। लड़की ने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी, पर अभी माँ के फोन ने बताया कि एक पक्षी चाबी लौटाने आया है। वो अभी भी हैरान थी। तभी उसने ऊपर एक सुंदर कॉकटू तोता देखा, जिसने उसके ऊपर एक चाबी गिरा दी। तेरी माँ की चाबी, तेरी माँ की चाबी। लाइव स्ट्रीम के लोग हंसने लगे। कहोगे कि वो गाली दे रहा है, पर उसकी बात गलत भी नहीं थी। ये पक्षी कुछ ज्यादा ही कमाल है। बोल भी सकता है। तोते का बोलना कोई नई बात है क्या? तभी एक के बाद एक गिफ्ट्स आने लगे। देखते ही देखते 20,000 लोग जुड़ गए। कुल प्रतिष्ठा मान 10 तक पहुंच गया। इनाम मिला जुआन लिंग मेडिकल आर्ट। जुआन लिंग मेडिकल आर्ट, ये जुआन लिंग की खास महारत है। इनाम तो अच्छा है, पर प्रतिष्ठा बहुत धीरे बढ़ रही है। क्या 10,000 लोगों पर बस थोड़ा सा बढ़ेगा? ड्रोन स्ट्रीम को इतने लोग देख रहे हैं, कोई तोता इतने शब्द कैसे बोल सकता है? ये पक्का रिकॉर्डिंग है। तभी अगले पल तोता एक बड़ी इमारत की दीवार पर जा बैठा। कांच की दीवार में तोते की शक्ल साफ दिख रही थी। खुद को समझदार समझने वालों की बोलती बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। बेशक कुछ लोग अब भी ड्रोन वाली बात मान रहे थे, सिर्फ जलन की वजह से। इस नकारात्मक माहौल के कारण व्यूअर्स की संख्या 2 से 3,000 पर अटक गई। फिर भी मैंने पूरा दिन स्ट्रीम किया। दोस्तों, आज की स्ट्रीम यहीं खत्म करते हैं। मैं यूनहाई सिटी के नॉर्थ 3rd रिंग रोड चिड़ियाघर में हूँ। पुश्तैनी पशु प्रशिक्षक मिलने आइएगा। कल सुबह ठीक 9 बजे फिर मिलेंगे। बाय। इतना कहकर उसने स्ट्रीम बंद कर दी। एक शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति मेरे शरीर में समा गई, जो मेरे डैंटियान में तेजी से फैलने लगी और अंत में उसमें मिल गई। मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई। शरीर हल्का हो गया और नसें खुल गईं। मैंने अपना डैशबोर्ड खोला। कमाई पूरे 1.78 लाख थी। प्लेटफॉर्म का आधा हिस्सा और टैक्स कटने के बाद कुल रकम बची 79,103 युआन। मैंने मन ही मन कहा, गजब। तभी तो आजकल लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। फिर मैं लुओ जिंग के पास गया और उसे 15,000 की सैलरी दी। इसमें 3 महीने की 9,000 सैलरी है और बाकी के 6,000 तुम्हारे इस महीने का बोनस हैं। पैसे मिलने के बाद वो तुरंत नहीं गया, बल्कि घबराकर बोला, नहीं,
ये बहुत ज्यादा है, इसे रखो। मेरी आवाज में कोई शक नहीं था। लुओ जिंग को अंत में पैसे लेने पड़े और फिर उसने मेरी बात मानी। वो अपनी बेटी के साथ जू मैनेजमेंट हॉल की दूसरी मंजिल पर रहने लगा। मैं उनके ठीक बगल में था। पालथी मारकर बैठते ही मेरी साधना आधी और बढ़ गई। मेरे शरीर की क्षमता और इंद्रियां काफी साफ हो गईं। तभी खिड़की के बाहर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी और मैं तुरंत नीचे उतरा। वहां जमीन पर एक काला पक्षी तड़प रहा था। वो एक डू बत्तख थी। उसका आकार उस तोते से भी बड़ा था जिसने अमरता की गोली खाई थी। ये दूसरी श्रेणी का संरक्षित जीव है जो शिकारी पक्षियों से लड़ सकता है और उन्हें खा सकता है। शुरुआत में वो मुझसे नाराज था और जोर से छटपटा रहा था, पर मेरी पवित्र पशु कला महसूस करते ही वो तुरंत शांत हो गया। मैंने उसकी चोट देखी। पंख का एक छोटा हिस्सा टूट गया था और पेट पर किसी तेज धार का कट था। अगर मैं एक दिन देर से आता तो तुम नहीं बचते। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। दिव्य चिकित्सा से उसे बचाने के बाद मैंने अपनी पवित्र कला का उपयोग किया। वो बत्तख मेरा दूसरा आध्यात्मिक पशु बन गया। आज से तुम्हारा नाम हेचुआन होगा। तभी एक गहरी और भारी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। ठीक है मालिक। अगली सुबह जू के बाहर गाड़ियां आने लगीं। ज्यादातर लोग स्थानीय थे, छोटे इन्फ्लुएंसर्स जो फेम पाने आए थे। उनमें से एक मिलियन फॉलोअर्स वाला एक इन्फ्लुएंसर था जिसका नाम डक ब्रदर्स था। वो सेल्फी स्टिक से लाइव स्ट्रीम करते हुए चिड़ियाघर के अंदर जोर से चिल्लाया, कोई है बाहर आओ। तभी लुओ जिन दौड़ते हुए बाहर आया। इतनी भीड़ देखकर वो थोड़ा हैरान था। आप लोग कौन हैं? डक ने हाथ में मौजूद कागज दिखाए। धोखा पकड़ने वाला, अपने उस खानदानी एनिमल ट्रेनर को बुलाओ जिसने कल ड्रोन से लाइव करके सबको बेवकूफ बनाया। लुओ जिनकी भौहें तन गईं, उसे लगा कि ये मुसीबत लेकर आए हैं। लाइव स्ट्रीम के दोस्तों, डक आज फैंस के कहने पर इंसाफ करने आया है। कल एक फैन ने चेंगान जू के लाइव स्ट्रीम में 2500 युआन दिए, लेकिन ये पैसे इस सोच से दिए थे कि लाइव स्ट्रीम में दिखने वाला पक्षी असली था, पर असल में वो एक बर्ड शेप्ड ड्रोन था। सिविल कोड की धारा 55 के तहत ये उपभोक्ता धोखाधड़ी है। ये कहते हुए उसने लुओ जिन की तरफ देखा। समझ गए? अब जल्दी से उस बंदे को बुलाओ, जल्दी करो। लुओ जिन ये सुनकर भड़क गया। माफ कीजिए, अगर आपको लगता है कि हमने धोखाधड़ी की है तो आप पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चिल्लाए नहीं। वो ज़ेनफेंग ईगल वेनशी उसके बारे में जानता था। कल खाना खाते वक्त मैंने लाइव स्ट्रीम की बात बताई थी। वेनशी का पक्षी वहीं पास में था। चुप रहो तुम, जाओ और उसे बाहर बुलाओ। मैं पुलिस नहीं बुला रहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी राहत है। मुझे तुम जैसे लोग सख्त नापसंद हैं जो लाइव स्ट्रीम से फैंस को लूटते हैं। याजी और भी उत्तेजित हो गया और उसने रेलिंग पर जोर से लात मारी। लुओ जिन डर कर पीछे हट गया। सभी इन्फ्लुएंसर्स के फोन कैमरे इसी मंजर पर टिके थे। अब झगड़ा होने ही वाला था। तभी अचानक पार्क के ऊपर काले बादलों का एक झुंड उमड़ने लगा जो धीरे धीरे नीचे आने लगा। करीब आने पर साफ दिखा कि वे कोई बादल नहीं थे बल्कि अनगिनत काले कौवे थे। उन कौवों के झुंड के नीचे एक नौजवान लड़का था जिसके बाएं कंधे पर एक बड़ा कौवा था और दाएं कंधे पर एक रंगीन तोता था। वो इसी तरफ आ रहा था। जैसे ही मैं पास पहुंचा, आसमान के कौवे भी रुक गए और मेरे चारों ओर बिखर गए। नजारा हैरान करने वाला और अजीब था। तुमने ही रेलिंग को लात मारी? मैंने याजी को घूरते हुए पूछा। हर तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। मेरे कंधे पर बैठे कौवे ने एक कर्कश आवाज निकाली। फिर कौवों के झुंड की चीखें रूह कंपा देने वाली थीं। धोखाधड़ी पकड़ने आए हो? क्या तुम ही चेंगानजू अकाउंट के होस्ट हो? हाँ, मैं ही हूँ। याजी ने राहत की सांस ली। मैं फैंस के हक के लिए आया हूँ। तुम्हारी स्ट्रीम झूठी है? पता है तुम्हें, मेरे फैन ने तुम्हें 2600 युआन के गिफ्ट दिए क्योंकि तुमने कहा था कि पक्षी असली हैं, पर तुम तो बर्ड ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हो। ये गैर कानूनी है, पता है ना? मैं शांत था और मुझे हंसी आ रही थी। धोखाधड़ी है ना? ठीक है, स्वागत है। मैंने इशारा किया और वेंगसी मेरे कंधे से उड़कर सामने वाली रेलिंग पर जा बैठा। याजी के पीछे वाले इन्फ्लुएंसर्स आगे बढ़ाए। कैमरा तेजी से जूम करता है। ये वाकई कल के लाइव स्ट्रीम का वही पक्षी है जो बिल्डिंग के शीशे में दिख रहा था। ब्यूटी फिल्टर ऑन रखना, वेंगसी ने सबको याद दिलाते हुए कहा, जिसे सुनकर भीड़ हंस पड़ी, पर साथ ही सब हैरान भी थे। ये तो कुछ नया है। दिव्य पक्षी है। जो अंधा नहीं है वो देख सकता है कि ये कोई ड्रोन नहीं बल्कि एक असली पक्षी है। और देखो इन कौवों के झुंड को, सब उसी के पीछे चल रहे हैं। कौवों को ऐसे ट्रेन करना, क्या नकली पक्षी से लाइव स्ट्रीम पर शक करने की जरूरत है? अब याजी पूरी तरह दंग रह गया।
जुआनफैंग उसके सामने था। वो किसी भी तरह ड्रोन नहीं लग रहा था। उसने अपने लाइव स्ट्रीम पर नजर डाली। उस समय उसके स्ट्रीम पर 30,000 से ज्यादा लोग थे। याजी ने सोचा नहीं था कि उसकी लोकप्रियता का शिखर उसकी हार देखने के समय आएगा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। नामुमकिन, ये कैसे मुमकिन है? तभी उसके दिमाग में एक बात आई। वो चिल्लाया, तुम कैसे साबित करोगे कि ये पक्षी वही है जो कल स्ट्रीम पर था? कल तुमने ड्रोन का इस्तेमाल किया और अब असली पक्षी से हमें बेवकूफ बना रहे हो। मैं हंसा। अब तो कोई भी बड़ा स्ट्रीमर बन सकता है क्या? तभी पीछे खड़े तमाशा देखने वाले इन्फ्लुएंसर्स में से किसी ने आखिरकार बात की, निकल जाओ यहाँ से। याजी, अपनी बेइज्जती और मत कराओ। तुम्हें सच झूठ की पहचान नहीं, और सीधे लोगों को घेर लिया। तुम बस झूठ पकड़ने आए हो। अब और भी लोग उसकी खिंचाई करने लगे। याजी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो चुपचाप वहां से जाने लगा। रुक जाओ, तुमने अभी बाढ़ मारकर मेरे स्टाफ को डराया और अब बस ऐसे ही जाना चाहते हो? उनसे माफी मांगो। तभी बत्तखों के झुंड ने शोर मचाया और एक साथ उड़ गए, जैसे काले बादलों का घेरा हो। वो सब लोगों की तरफ झपटे। सब डर के मारे झुक गए। वो सारे कौवे बत्तख वाली गाड़ी पर जा बैठे। मतलब साफ था, माफी नहीं मांगी तो जाना मुश्किल है। सब एक बार फिर दंग रह गए। सारे कैमरे उन अजीब कौवों पर टिक गए। तभी वहां मौजूद सभी इन्फ्लुएंसर्स के लाइव स्ट्रीम में एक ही तरह के कमेंट्स आने लगे। अरे भाई, तुम तो ये असली मर्द है। सब कुछ एकदम सटीक है। तुम बड़े टशन में फर्जीवाड़ा पकड़ने आए। उन्होंने साथ दिया, पर नाकाम होकर तुम मुड़कर भाग निकले। बॉस हाउ, असली मर्द ताकतवर और अमीर होते हैं। बत्तख के लाइव स्ट्रीम में भी तारीफें आने लगीं। बत्तख अब गुस्से से लाल था। माफी न मांगना मतलब बदतमीजी और डरपोक होना है। उसका सभ्य होने का नाटक अब सबके सामने था। माफी मतलब अपनी बेवकूफी मानना, और ये कि वो भरोसे के लायक नहीं है। अब कोई उसे फर्जीवाड़ा पकड़ने नहीं देगा। सॉरी। आखिरकार बत्तख ने झुकना ही सही समझा और लुओ जिन से कहा। लुओ जिन ने कभी सोचा नहीं था कि कोई छोटी सी बात पर उसका साथ देगा ताकि उसे कोई तकलीफ न हो। उसका मन भावनाओं से भर गया। माफी मिलते ही कौवे फिर से उड़ गए। बत्तख चुपचाप गाड़ी में लौटा और तेजी से वहां से गायब हो गया। पीछे रह गए सिर्फ कैमरे लिए इन्फ्लुएंसर्स और तमाशा देखने वाले लोग। वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने अपना सख्त चेहरा बदला। नमस्ते सभी लोकल ब्लॉगर्स, मेरा नाम काओ चेंग है। मैं चेंगान चिड़ियाघर का मालिक हूँ। मैंने अभी ये चिड़ियाघर संभाला है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, काम काफी मंदा है। मैं लाइव स्ट्रीमिंग बस अपने पुश्तैनी जानवरों को सिखाने के हुनर से गुजारा कर रहा हूँ। अंदर की लड़ाई में हमने साथ दिया, पर अच्छी बातचीत का हमें ज्यादा स्वागत है। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर कहा, लाइव देखने वालों, कृपया कैमरा कॉकटू तोते पर रखें। आज हम एक ही शॉट में दिखाएंगे ताकि मैं पूरी तरह बेगुनाह साबित हो सकूं। अब आप सब धीरे धीरे गार्डन के अंदर आ जाइए। इतना कहकर मैंने गेट का लॉक खोल दिया। शुक्रिया बॉस काओ कि हमें बिना टिकट जू में आने दिया। काओ साहब का हुनर इतना कमाल है कि ये जू जल्द ही मशहूर हो जाएगा। सबके कैमरों के सामने मैंने तोते को लाइव स्ट्रीमिंग गियर पहनाया और लाइव शुरू किया। कंटेंट कल जैसा ही था, सिटी डिलीवरी। पूरी प्रक्रिया सबके कैमरों में कैद हो गई। बत्तखों के झूठ पकड़ने से लेकर मेरे आने पर बत्तखों के घेरे तक, बत्तखों से माफी मंगवाने, इन्फ्लुएंसर्स को अंदर लाने और तोते की लाइव स्ट्रीमिंग तक, इन सब ने मुझे ट्रेंडिंग लिस्ट में डाल दिया। मेरे लाइव व्यूअर्स पहली बार 50,000 पार कर गए। दोपहर को लाइव आते ही मेरी लोकप्रियता जल्द ही 1 लाख तक पहुंच गई। लाइव शुरू हुए कुछ ही देर बाद मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन मिला। डिंग, प्रतिष्ठा 30 पॉइंट्स तक पहुंच गई। इनाम मिला, अजेमू ग्वान और 2 शू लिंग दाने। अजेमू ग्वान एक जादुई विधि है जो दूरी को नजरअंदाज कर किसी भी जानवर की इंद्रियों को उधार ले सकती है। ओह तेरी, वी आर फ्लाइंग फर्स्ट पर्सन व्यू। मेरे पास अब 2 पक्षी हैं। उनकी आंखों और कानों से मैं आसमान से पूरी दुनिया देख सकता हूँ। इस बार मैं शाम 5 बजे तक लाइव रहा। जैसे ही स्ट्रीम खत्म हुई, एक नौजवान बहुत उत्साहित होकर मैनेजमेंट हॉल में आया। भाई, क्या काम है? मुझे समझ नहीं आया, पर उसने बहुत ही अजीब तरीके से मुझे सम्मान देते हुए अभिवादन किया। मैं सोंग शिंगजी हूँ और आपके साथ एक बड़े काम में जुड़ना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला। मैं यूनहाई सिटी लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो से हूँ और चाहता हूँ कि आप मदद करें एक बड़े केस की जांच में। ये देखकर मैंने तुरंत गंभीरता से कहा, कानून की मदद करना हर नागरिक की जिम्मेदारी और कर्तव्य है। आइए ऑफिसर, बैठिए। समय तेजी से बीता और रात के 11:30 बज गए।
यूनहाई सिटी लॉ एनफोर्समेंट कमांड सेंटर में ब्यूरो चीफ सोंग टिएशान अपनी टीम को निर्देश दे रहे थे ताकि रेड वन मानव तस्करी केस के 3 संदिग्धों का पीछा किया जा सके। लेकिन एक गांव तक पहुंचने के बाद वे तीनों संदिग्ध एक पतली पगडंडी से थोड़ी दूर आगे बढ़े और सीधे पहाड़ पर चढ़ गए। फिर वे 3 अलग अलग दिशाओं में बंट गए। सोंग, टिएशान और फर्स्ट स्क्वाड के कप्तान लुओहू ने एक दूसरे को देखा। रेड वन वाले लोग इतने सतर्क हैं, तभी वे अब तक बचे हुए हैं। पगडंडियों पर निगरानी करना बहुत मुश्किल है। वाकई पास मौजूद कर्मियों ने पीछा करने की कोशिश की, पर संदिग्धों का कोई पता नहीं चला। सब पीछा करना बंद करो। सोंग टिएशान अब रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आगे बढ़ने पर वे आसानी से पकड़े जा सकते थे, जिससे मिशन फेल हो जाता और कर्मियों की जान भी जा सकती थी। तभी लुओहू को एक मैसेज मिला और देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोंग टिएशान की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, ब्यूरो चीफ, ये शिंगजी है। सोंग टिएशान की तेहें तन गईं। लुओहू सच में हद पार कर रहा है। ये कैसा मौका है। वह अभी भी अपने नालायक बेटे की बकवास में मदद कर रहा है। उसे क्या हुआ? शिंगजी ने कहा कि उसने संदिग्ध का पीछा किया है। सोंग टिएशान ये सुनकर दंग रह गया। क्या कहा? किसका पीछा? संदिग्ध का। उसने हमसे चैनल मांगा है, कहा कि वो फुटेज दे सकता है। सोंग टिएशान होश में आया। जल्दी उसे दे दो। अगर जानना है कि बेटा क्या कर रहा है तो उससे जल्द संपर्क करना होगा। लुओहू ने तुरंत एन्क्रिप्टेड चैनल शिंगजी को भेज दिया। जल्द ही चैनल पर कुछ निगरानी फुटेज मिले जो तुरंत बड़ी स्क्रीन पर आ गए। ये एक हाई एंगल शॉट था, शायद किसी पेड़ की टहनी से लिया गया। साफ नहीं था। जाहिर था कि नाइट विजन कैमरा इस्तेमाल हुआ था। पर अच्छी बात यह थी कि दूरी कम थी, जिससे नीचे का संदिग्ध साफ दिख रहा था। फुटेज में संदिग्ध झाड़ियों में दुबका था और चारों ओर देख रहा था। जब तक फोन नहीं बजा तब वह उठा और एक दिशा में तेजी से भागा और कैमरा भी तुरंत उसके पीछे गया। वह संदिग्ध के बगल में बेखौफ उड़ रहा था। बीच बीच में एक अजीब सी आवाज आई। साफ तौर पर एक कौवे की आवाज थी। तभी 2 और फुटेज सामने आए। ये 2 अन्य संदिग्धों के फुटेज थे। ये भी लो एंगल फॉलो शॉट्स थे। हॉल में मौजूद हर कोई उत्तेजना में मुट्ठियां भींच लिया, यहाँ तक कि सोंग टिएशान भी हैरान था। ये कैसे मुमकिन है? संदिग्ध बार बार रुककर फोन देख रहा था, शायद रेड क्लॉथ गैंग के गुप्त संदेश देख रहा था। इसका मतलब उन्हें पीछा किए जाने का पता नहीं चला, पर इतनी करीब से ये कैसे किया? और सिर्फ एक नहीं, 3 संदिग्धों का एक साथ पीछा किया गया, इतनी कम दूरी पर। ड्रोन की बात तो छोड़िए, अगर वो एक खामोश ड्रोन भी होता तो भी संदिग्ध को एक बड़ी परछाई दिख जाती। ये कैसे मुमकिन है? आखिर ट्रैकिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया है? आवाज सुनो, और पंखों की फड़फड़ाहट भी। शायद कौवा है। ये नाइट विजन कैमरा है, लगता है कौवे से बंधा हुआ है। ये तो अविश्वसनीय है। सब लोग हैरान होने के साथ साथ काफी उत्साहित भी थे। वो हैरान थे कि किसी ने पक्षी को रात में पहाड़ों पर ट्रैक करने की ट्रेनिंग दी। ये कैसे हो सकता है? तभी सबकी नजरें जानबूझकर सोंग टिएशान पर गईं। पता नहीं सोंग ने ऐसी फौज कब तैयार कर ली। पर इस वक्त सबसे ज्यादा हैरान सोंग टिएशान था, क्योंकि मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले उसके बेटे सोंग शिंजी का फोन आया था। बेटे ने जोर दिया था कि वो मदद कर सकता है, पर उसे यकीन नहीं था। अब उसका वो नालायक बेटा उसका इकलौता सहारा बन गया था। करीब 1 घंटे बाद तीनों संदिग्ध एक जगह मिले और एक पुराने फार्म हाउस पहुंचे, जिसकी खिड़कियां और दरारें काले कपड़ों से ढकी थीं। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर तेज रोशनी थी। आखिर मिल ही गया। कंट्रोल रूम में सब बहुत उत्साहित थे। वो 3 कौवे अभी भी काम कर रहे थे। एक काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था, पूरे इलाके पर नजर रखते हुए। बाकी 2 छत पर जाकर बैठ गए। दोनों कौवों ने धीरे से काला कपड़ा हटाया और खुद को छेद के सामने टिका लिया, ताकि रोशनी बाहर न जाए। उन्होंने कैमरा अंदर की तरफ मोड़ दिया। दोनों स्क्रीन पर अंदर का नजारा दिखने लगा। अंदर काफी रोशनी थी। कई लोग खाना पीना कर रहे थे, जैसे कोई ऑफिस पार्टी चल रही हो। नंबर 1 अपराधी फैन होंगे वहां मौजूद था। कंट्रोल रूम के लोग एकदम से जोश में आ गए। उन्हें लगा था कि जबरदस्त लड़ाई होगी, क्योंकि अंदर की खबर नहीं थी। पर इन कौओं ने तो लाइव टेलीकास्ट ही कर दिया। ये तो बिल्कुल ओपन बुक एग्जाम जैसा है। तभी एक ऑपरेटर अचानक जोर से चिल्लाया, भेजो उसे। नहीं, कोई है वहां। उसकी आवाज से सबकी धड़कनें तेज हो गईं। स्क्रीन की तरफ देखा। बाहर उस कौवे की नजर में फैक्ट्री से 300 मीटर दूर एक छोटी छत पर एक आदमी खड़ा था, हाथ में पकड़े हुए टैबलेट जैसा कुछ था। वो जल्दी से फोन निकाल रहा था, कॉल करने के लिए। नहीं, सोंग टिएशान और बाकी सब घबरा गए। तभी अचानक कैमरा लगाए उस कौवे ने तेजी से गोता लगाया, सीधे उस जासूस की ओर।
वो तेजी से जासूस के हाथ से टकराया। स्क्रीन पर बस जासूस की चीख सुनाई दी। कौवा फिर से उड़ गया। कैमरा फिर उसकी तरफ मुड़ा। जासूस का फोन टकराकर नीचे गिर गया था। वो सोच भी नहीं पाया कि कौवे ने उस पर हमला क्यों किया और सीधे छत से कूद गया। फिर फैक्ट्री की तरफ तेजी से भागा, चिल्लाते हुए कि कोई बात पूरी होने से पहले ही पास की झाड़ियों में से एक काली परछाई निकली और उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। फिर एक धमाके के साथ वो सीधा जमीन पर गिरा और बेसुध हो गया। ये शिंगजी है। लुओहू ने जोश में सोंग टिएशान को पकड़ लिया। सोंग टिएशान ने जासूस को ढेर कर दिया और फिर जल्दी से नीचे झुका। सोंग टिएशान हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सोंग टिएशान इतना करीब होगा। मैं सोंग टिएशान हूँ, सब ध्यान दें। जासूस को संभाल लिया गया है। फैक्ट्री की 7 बजे की दिशा में अपने लोग हैं, पहचान कर चलें। सब लोग फैक्ट्री पर हमला करें। मेन गेट के पीछे 11 बजे की दिशा, वहां फायर पावर बढ़ाओ और कंट्रोल करो। विरोध करने वालों को मौके पर ही मार दो। लाल कपड़ों वालों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। सोंग तिएशान की साफ कमांड के बाद ऑपरेशन टीम तेजी से फैक्ट्री के बाहर पहुंच गई। तभी अंदर मौजूद लोगों ने मॉनिटर पर किसी की आहट महसूस की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैक्ट्री का दरवाजा एक जोरदार धमाके से टूट गया और फिर 3 फ्लैशबैंग ग्रेनेड्स अंदर फेंके गए। हथियारबंद पुलिस बल ने अंदर धावा बोल दिया। अंदर के लोग धमाकों से पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। टीम के सदस्य फैक्ट्री में घुसे और जो दिखा उसे वहीं ढेर कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हथकड़ियां कम पड़ गईं तो सीधे जिप टाइज का इस्तेमाल किया गया। सबको सुअरों की तरह जमीन पर बांध दिया गया। हेडक्वार्टर को रिपोर्ट, लाल कपड़ों वाला गैंग पूरी तरह काबू में है। जैसे ही ये जोश भरी रिपोर्ट गूंजी, पूरे कमांड सेंटर में अचानक जश्न शुरू हो गया। सोंग तिएशान ने भी चैन की सांस ली। इस लड़ाई में इन 3 कौवों को पकड़ने का श्रेय सिर्फ सोंग शिनजिए को जाता है। अफसोस कि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे इनाम नहीं मिल सकता। तो ये क्रेडिट उसके पिता के नाम चला गया। रात के 3 बज रहे थे। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में सोंग तिएशान ने टोकते हुए कहा, तुमने अभी कहा कि वे पक्षी चिड़ियाघर वापस चले गए। तुम्हारा मतलब है कि वो अनोखा इंसान काओ चैंग पूरे समय चिड़ियाघर में ही था। आज के ऑपरेशन में वो बाहर आया ही नहीं। सोंग शिनजिए ने सिर हिलाया। हाँ, सोंग तिएशान और लुओहू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे पूरी तरह दंग रह गए थे। सोचिए, पक्षियों को कंट्रोल करना और इतनी सटीकता से परफेक्ट ट्रैकिंग और जासूसी करना, ये वाकई चमत्कार जैसा है। कई मील दूर 3 कौवों ने ये सब कर दिखाया। ये तो नामुमकिन सा है। बिल्कुल, कौवों के पास मॉनिटर के अलावा एक छोटा रेडियो भी था। उस शख्स ने आवाज से निर्देश दिए थे। सोंग टिएशान ने लुओहू को देखा और गहराई से कहा, ऐसे माहिर इंसान को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या हमें उनसे मिलना चाहिए? लुओहू और बाकी सब सोंग की बात समझ गए। ऐसा हुनरमंद पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा तुरुप होगा। उन्हें इस पर ध्यान देना होगा या उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि किसी बड़े केस में शायद उनकी मदद की जरूरत पड़े। हाँ, मिलना तो बनता है। अगली सुबह मैं लुओजिन और उसकी बेटी के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी खिड़की पर तोते ने चिल्लाकर कहा, मेहमान आए हैं। मेहमान आए हैं। मैंने उन्हें नाश्ता करने दिया और खुद जू के गेट पर गया। बाहर सोंग शिनजी और एक अनजान आदमी थे। मैंने मुस्कुराकर सोंग को ग्रीट किया, ऑफिसर सोंग। गुड मॉर्निंग। सोंग शिनजी की आंखें फड़कने लगीं। उसने लुओहू से झूठ बोला था कि वो पुलिस में है, बस ये कहा था कि वो मेरा दोस्त है। और सच में पीछे खड़े लुओहू एकदम हैरान रह गए। ऑफिसर सोंग? मैं भी ये सुनकर चकरा गया। ये देख सोंग तुरंत बोला, सुनो भाई काओ, कल का काम बहुत अच्छे से हुआ। हमने मिलकर एक बड़ा केस सुलझा लिया, पर मुझे अपनी एक गलती माननी होगी। मैं असल में पुलिस वाला नहीं हूँ। कल मैंने आपसे झूठ बोला था। सोंग शिनजी झेंपते हुए हाथ मलने लगा। मैं दंग रह गया। भाई काओ, भले ही मैंने झूठ बोला, पर यह बात सच है। ये यूनहाई पुलिस की 1st यूनिट के कैप्टन हैं। अंकल लुओहू मेरे पिता के खास आदमी हैं। मैं चौंक गया। लुओहू के व्यक्तित्व में वाकई एक सख्ती थी। वो सिर्फ फोर्स के लीडर ही नहीं बल्कि फौज में भी रह चुके थे। मैंने चिढ़कर सोंग शिनजी की ओर देखा। तुम्हारे पिता? सोंग शिनजी धीरे से फुसफुसाया, यूनहाई सिटी के लॉ एनफोर्समेंट चीफ। मैंने बेबसी में सांस खींची। अबे यार, अगली बार क्या पूरी बात एक बार में नहीं कह सकते? मेरी हालत अजीब हो गई, जैसे मैं कोई चापलूस हूँ। छोटे मालिक, अंदर आइए। सोंग शिनजी मुस्कुरा रहा था। सॉरी सॉरी, अब दोबारा नहीं होगा। लुओहू मुझे गौर से देख रहे थे। उन्हें मेरी हिम्मत पसंद आई। फिर हम ग्राउंड फ्लोर के हॉल में आधे घंटे तक बात करते रहे। बात इस मिशन के बारे में थी और मेरे इनाम के बारे में।
भविष्य में मैं उनकी मदद करूं। मैंने तुरंत हाँ कर दी। बिल्कुल, आखिर मैं एक जोशीला नौजवान हूं। उनके जाने के बाद मैंने 5 बजे तक लाइव स्ट्रीम किया। सिर्फ 38 प्रेस्टीज पॉइंट्स मिले। मैं थोड़ा निराश था। इन 2 दिनों में लाइव व्यूअर्स हर दिन बढ़ते जा रहे थे। एक बार तो 1.6 लाख तक पहुंच गए। गिफ्ट्स की तो बारिश हो रही थी, पर प्रेस्टीज पॉइंट्स धीरे मिल रहे थे। शायद उन्हें पता चल गया है कि चैंगान जू मौजूद है, इसलिए पॉइंट्स मिलना कम हो गए। शायद जब जू खुल जाएगा और लोग वहां घूमने आएंगे, तो नए अनुभव से पॉइंट्स फिर मिलेंगे। पर सबसे पहले पैसे कमाने होंगे, वरना जू कैसे खुलेगा? फोन रखकर मैंने बाहर देखा। करीब 200 बत्तखें पेड़ों पर जमी हुई थीं। कुरोकावा खिड़की पर एक गार्ड की तरह तैनात था। बाहर के सारे कौवे कुरोकावा को अपना राजा मानते थे। कल सुबह जब कुरोकावा कौवों के साथ लौटा, मैंने आखिरी किरिन और शोरिन गोलियां पानी में मिला दी और उन्हें खिला दी। भले ही वे कुरोकावा या वैंसी जितने स्मार्ट न हों, पर उनकी बुद्धि बढ़ गई थी। अब वे कुरोकावा की हर बात मानते थे। साथ ही वे इन गोलियों के आदी हो गए। इन गोलियों को पाने की चाह में मारने पर भी वे नहीं जाते थे। तभी अचानक मुझे एक बात सूझी। मैं लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को चिड़ियाघर में कौवे देखने बुला सकता हूँ। मेरे कौवों के फनी वीडियोस बढ़ते जा रहे थे और इन कौवों का क्रेज भी बढ़ रहा था। मेरे पास पैसे थे और कमाई की रफ्तार भी तेज थी। 2 कर्मचारी रखना अब आसान था। इन सब बातों को देखते हुए अब चिड़ियाघर खोलने का समय था। खाने के बाद मैं फोन चला रहा था, तभी मुझे यिंगयिंग लिटिल फेरी दिखी, जो मेरे बारे में झूठ फैला रही थी। ये तो सरासर गलत था। जब मैंने कमेंट्स खोले तो मजा आ गया। कुछ लोग मुझे ऑनलाइन नफरत फैलाने के लिए कोस रहे थे और फेक लाइव के लिए भी, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स उस फेरी की बदसूरत फोटो और गालियां थीं। वहां बार बार एक नाम दिख रहा था, लिटिल झांग थेरेपी। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया। वह ए लिटिल झांग थेरेपी का एक वेरीफाइड अकाउंट था, जिसके 1.2 लाख फॉलोअर्स थे। उसने भी एक वीडियो डाला था। वीडियो में एक हैंडसम नौजवान था जो बहुत गंभीर था। उसने यिंगयिंग फेरी का वीडियो दिखाया और फिर कई स्क्रीनशॉट्स दिखाए। उसने पूरी बात साफ साफ समझा दी। आखिर में उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर यिंगयिंग कोई सबूत नहीं दे पाती कि चिड़ियाघर के मालिक का लाइव फेक था, तो ये मान लेना चाहिए कि उसने झूठ बोला है, बशर्ते मालिक कानूनी कार्रवाई करे। उस वीडियो पर 1.65 लाख लाइक्स आ चुके थे। कमेंट्स में यिंगयिंग की बदसूरत फोटो और गालियां भरी थीं। मुझे जो दिलचस्प लगा वो ये है कि इस शाओ झांग का मकसद इन नीच लोगों को कोसना है, पर वो सीधे तौर पर नहीं कोसता, क्योंकि उससे ऑनलाइन ट्रोलिंग का शक हो सकता है। उसने कानून की चर्चा का बहाना बनाकर खुद को ढका है। एक वेरीफाइड अकाउंट है और वो सिर्फ पब्लिक वीडियो और स्क्रीनशॉट यूज करता है। सब कानूनी है। कानून सिखाने के तरीके से इन नीच लोगों की बुराई को साफ तौर पर दिखा देता है, ताकि असर ज्यादा हो। मेरा मन है कि मैं इस लड़के को इनाम दूं। अकाउंट की लोकेशन तो यूनहाई ही है, यूनहाई यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। मैंने तुरंत मैसेज खोला और उसे 500 का रेड एनवेलप भेजा। साथ में एक मैसेज, भाई मैं चेंगान चिड़ियाघर का मालिक काओ चेंग हूँ, क्या तुम समय निकाल कर चिड़ियाघर आओगे? कुछ सलाह चाहिए। अगली सुबह जल्दी चेंगान चिड़ियाघर में सॉन्ग शिंगजी आया। उसने हाथ हिलाकर पूछा, कैसा है? कोई मदद चाहिए क्या? मैंने आंखें घुमाई। तुम जैसे अमीरजादे इस टूटे चिड़ियाघर में क्या कर रहे हो? अगर सच में खाली हो तो ठीक है, मुझे आज फिर से खोलना है। टिकटों का ऑर्डर देना है। काम अर्जेंट है तो तुम्हें एक चक्कर लगाना होगा। सॉन्ग शिंगजी हैरान रह गया। क्या बकवास है? मैं कमिश्नर का बेटा हूँ। इतने छोटे काम के लिए मुझे भेज रहे हो? छोटा बड़ा कुछ नहीं है। मैंने हाथ बढ़ाकर 1,000 दिए। ये लो डिलीवरी के पैसे। सॉन्ग शिंगजी का अंदाज तुरंत बदल गया। 2 घंटे में डिलीवरी पक्की। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सॉन्ग शिंगजी तेजी से वहां से निकल गया। तभी वो श्याओ झांग कानून वाला, वो कॉलेज स्टूडेंट वहां पहुंचा। नमस्ते बॉस काओ, मेरा नाम झांग वेई है। मैं ही वो ए लिटिल झांग थेरेपी हूँ। मैंने आपका मैसेज देखा। मैं मुस्कुराया। स्वागत है, स्वागत है। चलिए अंदर बात करते हैं। मैनेजमेंट हॉल में मैं और झांग वेई बात कर रहे थे। सच में काओ भाई, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पक्षी को इतना ट्रेन कर सके। ये वाकई कमाल है। जो आप ए साइट पर बेच रहे हैं वो बर्ड ट्रेनिंग कोर्स बहुत महंगा है, वरना मैं जरूर खरीदता। मैं अचानक ठिठक गया। कौन सा बर्ड ट्रेनिंग कोर्स? झांग वेई थोड़ा उलझन में था। वही जो आपके ए साइट अकाउंट पर बर्ड ट्रेनिंग कोर्स बिक रहा है। 1,988 का एक कोर्स। मैंने सिर्फ एक अकाउंट बनाया था, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर तो अभी गया भी नहीं। मैंने फोन निकाला और ए साइट ऐप डाउनलोड किया।
अपना नाम सर्च किया और सच में एक अकाउंट था। नाम था चिड़ियाघर में घर। अबीस्ट मास्टर संट का अकाउंट। उसके 6.2 लाख फॉलोअर्स थे और वो एक वेरीफाइड क्रिएटर था। सिर्फ 4 दिनों में उसने 50 से ज्यादा वीडियो डाले। सब मेरे लाइव स्ट्रीम के क्लिप्स थे और उसके स्टोर में एक पुश्तैनी बर्ड ट्रेनिंग कोर्स था। कीमत 1988 प्रति कोर्स। दिखा रहा था कि 191 बिक चुके हैं। कुल कमाई 3.79 लाख। मेरी तो आंखें फटी रह गईं। मैं धीरे से बड़बड़ाया। मुश्किल से एक सिस्टम मिला, सामान खरीदा, लाइव स्ट्रीम की, पूरा दिन लगा दिया। कभी कभी खाना तक नहीं खाया और वॉशरूम जाने के लिए भी तरसा। इन दिनों में बस 3-4 लाख कमाए और इस नकली अकाउंट ने वीडियो चुराए और कोर्स बना लिया। 4 लाख कमा लिए। कमाल है यार। भाई, मुझे ये मत बताना कि ये सब तुमने किया है। देखो, क्या मैं एक्टिंग ग्रेजुएट लगता हूँ? झांग वेई ने गहरी सांस ली। भाई, तो एक बुरी खबर और है। सिर्फ यिनफू के अलावा ल्यूशु, मानशो, वैशी, यहाँ तक कि मीहो तो पर भी तुम्हारे अकाउंट और वीडियो हैं। ये कहते हुए झांग वेई ने फोन निकाला। वाकई, यिनफू के अलावा इन सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सब मौजूद थे और 2 जगह वही कोर्स बिक रहा था। साफ है कि ये ए जान का काम है। तुम कानून के जानकार हो, क्या ये गैर कानूनी है? मैंने गुस्से में पूछा। झांग वेई ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल हाँ, बस एक सही वकील ढूंढ लो। उसे जेल भेजना पक्का है। मैंने भौहें सिकोड़ी। तुम खुद कानून के जानकार हो, क्या तुम केस नहीं लड़ सकते? झांग वेई थोड़ा झिझका और मुस्कुराया। भाई, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। बिना लाइसेंस के केस नहीं लड़ सकता। कंपनी के लिए लड़ सकता हूँ। अगर कंपनी का लीगल ऑफिसर बनूं तो कंपनी का केस लड़ सकता हूँ। सिर्फ उसी कंपनी के लिए। मैं समझ गया। छोटे, तुम भी तो नौकरी ढूंढ रहे हो ना? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरे यहाँ आ जाओ। भले ही ये छोटा सा चिड़ियाघर हो, पर अभी सैलरी मैं पूरी दूंगा। बीमा और फंड, कमीशन, बोनस, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। झांग वेई की सांसें तेज हो गईं। नहीं भाई, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगा कि आप मुझे ज्यादा आंक रहे हैं। मैं तो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। मैंने उसके कंधे थपथपाए। अनुभव तो काम करने से ही आता है ना? तुम मेरे साथ काम करो, गलतियां करने का पूरा मौका दूंगा, तभी तो तरक्की जल्दी होगी। मुझे झांग वेई पर भरोसा है। शायद वो छोटा है, अनुभव नहीं है, पर उसमें काबिलियत बहुत है। क्योंकि अगर ज्ञान और कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो ऐसा अकाउंट नहीं बना पाता और न ही यहाँ तक पहुंच पाता। सच में भाई, आप मुझे रखेंगे? क्यों नहीं, लेकिन फायदों की बात करें तो आखिर तुम एक इंटर्न हो, तो मैं शुरू में ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। झांग वेई को इस बात का अंदाजा था। बस मुझे काम मिल जाए, चाहे इंटर्नशिप में सैलरी न मिले, वो भी मान लेता। जैसा आप कहें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर हिलाया। देखो, तुम्हें सोशल मीडिया भी संभालना होगा। ये 2 कामों के बराबर है। तो सैलरी फिलहाल 8,000 होगी। कंपनी के लिए जो केस जीतोगे उससे मिलने वाले हर्जाने का 10% कमीशन तुम्हारा होगा। कॉलेज की वजह से तुम्हें समय चाहिए होगा, तो महीने के 100 घंटे अपनी जरूरत से इस्तेमाल करना। बीमा और फंड, सुबह 8 से शाम 6, वीकेंड की छुट्टी। अगर सब ठीक है तो अब तुम जाओ। अरे भाई, रो क्यों रहे हो? झांग वेई रोते हुए बोला। काओ भाई, आप मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे ना? मैं सच में आपके साथ काम करना चाहता हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। जो सैलरी मैंने बताई वो सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार जो मैं दे रहा था वो बहुत ज्यादा था, बिल्कुल अविश्वसनीय। मुझे हंसी भी आ रही थी और तरस भी। मैं वाकई झांग वेई को थोड़ा छेड़ना चाहता था। मैं कैसे नहीं जानता था कि जो सैलरी मैं दे रहा हूँ वो फ्रेशर्स और इंटर्न्स की मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा है। मैं बस हल्के अंदाज में बात कर रहा था ताकि इस लड़के को ये थोड़ा सपना लगे। क्या मैं ऐसा फालतू मजाक करने वाला इंसान हूँ? जुबान दी है तो मैं कहूंगा। मैंने उसे दृढ़ता से देखा। उसने मेरी आंखों में देखा और उसकी सिसकियां धीरे धीरे रुक गईं। भाई, तो आप मजाक नहीं कर रहे? फिर तो ये वाकई बहुत ज्यादा है। बाकी सब छोड़िए। सिर्फ ए स्टेशन वाले माइक के केस से ही मैं कम से कम सामने वाले से सारी अवैध कमाई वापस करवा सकता हूँ। कम से कम 4 लाख से शुरू, तो वो 40,000 हुए। और ये तो सिर्फ एक केस है। सारे प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स पर केस करूं तो लाखों की सैलरी तो पक्की है। मैंने उंगली हिलाते हुए कहा। कम या ज्यादा, ये तुम्हारी काबिलियत पर है। अब झांग वेई को पूरा यकीन हो गया था। उसने अजीब तरीके से झुककर सलाम किया। काओ भाई, बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें ऐसा लूटूंगा कि कच्चा भी नहीं बचेगा। ठीक है, जाओ और एम्प्लॉयमेंट और प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट ले आओ।
जी, झांग वेई ने अपनी आस्तीन से आंसू पोंछे और तेजी से बाहर की ओर भागा। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। खाते में 10 लाख आए हैं। मैं चौंक गया। ये क्या? पूरे 10 लाख? और कौन सा बैंक इतनी बड़ी रकम एक साथ भेजता है? फोन निकाल कर देखा। ये तो सीधे हुआक्सिया बैंक से आए थे। क्या ये डुओकुई ऑपरेशन का इनाम है? तभी सोंग शिनजी का फोन आया। हेलो, लाओ काओ, डुओकुई ऑपरेशन का इनाम मिल गया है। हम दोनों को 10-10 लाख मिले हैं। तुम्हें मिले क्या? हाँ, मिल गए। ठीक है, अभी खर्च मत करना। ऐसे इनाम आमतौर पर सिर्फ सम्मान के लिए होते हैं। 10 लाख की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि ज्यादा से ज्यादा 50,000 होंगे। ये इसलिए क्योंकि ये एक बड़ा केस था जिस पर सरकार की नजर थी, इसलिए इतना पैसा मिला। समझ गया, मैं ये बातें अच्छे से जानता हूँ। ज्यादा पूछना ठीक नहीं होगा। फोन काटते ही अचानक सिस्टम सामने आया। बधाई हो, कानून की मदद करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए युशो जोंगमिंग की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रतिष्ठा 20, इनाम प्राप्त हुआ। किलिंग सिंगल 3, किलिंग सिंगल 5, इनाम प्राप्त हुआ। वानफा रूदाओ जुए। मैं बहुत खुश था। 20 प्रतिष्ठा पॉइंट्स। अगर मैं लाइव स्ट्रीम करता तो कम से कम 20 लाख लोग देखते। अब सिर्फ मानव तस्करों को पकड़वाने से सीधे 20 पॉइंट्स बढ़ गए। मैं सोचने लगा कि तस्करों के अड्डे को खत्म करने में मदद करना निश्चित रूप से एक बड़ा योगदान है, इसलिए इतनी प्रतिष्ठा मिली। ये बात समझ आते ही सब साफ हो गया। मैंने उत्साह से देखा। वानफा रुदाओ जुए, वानफा रुदाओ जुए। हर चीज दुख है, इसी से मोक्ष है। याद है, बाकी आध्यात्मिक जानवरों को साधना के अलावा सबसे सही मार्ग खोजने में मदद करता है, जिससे उनकी साधना की गति बढ़ जाती है और वे खुद को बदल सकें। मेरी आंखें चमक उठीं। अगर मैं उनका सही मार्ग खोज सकूं और उनकी साधना बढ़ा सकूं, तो वे मेरा साथ दे पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। मैंने तुरंत वन लॉ कला सीखी। तभी तोता वेनेक्सी उड़कर वापस आया, मुंह में लाइव स्ट्रीमिंग का सामान दबाए। मैंने तुरंत अपनी कला का इस्तेमाल किया। एक अजीब सी लहर वेनेक्सी की ओर भेजी। मालिक, ये क्या है? लगता है कोई अजीब ज्ञान अंदर आ रहा है। ये वन लॉ कला है। ओह, ये तो चमत्कार है। मालिक, जल्दी से मुझे कुछ वीडियो दिखाओ। वेनेक्सी ने अपना सिर हिलाया और मुझ पर चिल्लाने लगा। ये कला खास तौर पर जानवरों की साधना के लिए है। मुझे समझ आ गया, तो मेरे सारे साथी भी सीख जाएंगे। मैं हैरान रह गया। अरे भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ चतुर ही नहीं बल्कि इतने लालची भी हो। हेचुआन, बाहर पेड़ पर बैठा हेचुआन तुरंत खिड़की के अंदर आया और मेरे सामने बैठ गया। हेचुआन रुको, मैंने अपनी कला से उसे टटोला। हेचुआन को तुरंत महसूस हुआ। जल्द ही उसकी गहरी इच्छा सामने आ गई। राजसी मार्ग, मैं खुश हुआ। हेचुआन का सही मार्ग अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण बढ़ाना था। जितने ज्यादा उसके साथी होंगे, उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी और वफादारी बढ़ेगी, तो उसकी साधना और तेज होगी। साथ ही उसका नियंत्रण भी बढ़ेगा। साफ शब्दों में कहूँ तो वो मेरी तरह बनना चाहता है। बुरा नहीं है। अब से वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेगा। हेचुआन, अब अपनी ट्रेनिंग के अलावा सुबह 8 बजे से हर 2 घंटे में बत्तखों के झुंड को चिड़ियाघर के ऊपर 10 मिनट तक घुमाना होगा। बाकी समय तुम पर्यटकों से मिल सकते हो या बारी बारी से खाना ढूंढने जा सकते हो। रात 8 बजे के बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हेचुआन ने आज्ञा मानी। मेरे ऐसा करने का मकसद दरअसल बहुत सीधा है, दिखावा करना। मैं आज ही चिड़ियाघर खोलना चाहता हूँ। कौवों के अलावा चिड़ियाघर में देखने लायक कुछ नहीं है, तो कौवों को अजीब हरकतें करके माहौल बनाना होगा ताकि लोग इसे रहस्यमयी समझें, हैरान हो और इसके बारे में जानना चाहें। जब लोग शहर की मुख्य सड़कों से गुजरेंगे और उत्तरी आसमान की ओर देखेंगे, तो काले बत्तखों का झुंड बादलों की तरह गोल घूमता दिखेगा और ये हर 2 घंटे में होगा। अजीब है ना? चलो चलकर देखते हैं। हेचुआन को भेजने के बाद तभी लुओ जिन ऊपर से नीचे आई। आज हम चिड़ियाघर खोल रहे हैं, तुम टिकट काउंटर संभालो। लुओ जिन चौंक गई। उसकी समझ के हिसाब से चिड़ियाघर दोबारा शुरू करने के लिए कम से कम कुछ जानवरों को लाना होगा। भले ही फर्स्ट लेवल के न हो, पर सेकंड लेवल के तो लाने पड़ेंगे। अभी तो यहाँ सिर्फ सांप, कीड़े और पक्षी हैं। टिकट खरीदकर कौन आएगा कौवे देखने? मैं उसकी चिंता समझता था, इसलिए मैंने बाहर पेड़ पर कौवों के झुंड की ओर इशारा किया। ओह, तब लुओ जिन ने सिर हिलाया। क्या पुराने टिकट इस्तेमाल करें? 10 रुपए का एक। मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने नए टिकट बनवाने के लिए कह दिया है। कीमत नए टिकटों पर होगी, 100 रुपए प्रति टिकट। तो
कितने? लुओ जिंग दंग रह गई। शहर के सबसे बड़े चिड़ियाघर का टिकट भी सिर्फ 100 रुपए का है। हम सिर्फ कौवे दिखाने के 100 लेंगे। लोग तो हमें सोशल मीडिया पर कोसेंगे। मैंने मेज पर हाथ मारा। तो और भी अच्छा है, बुरी शोहरत भी तो शोहरत है। तभी बात करते करते बाहर से तेज हवा के झोंके जैसा झांग वेई अंदर भागा आया। उसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट था। झांग वेई हांफते हुए मेरे सामने आकर रुका। तभी उसने देखा कि पास में लुओ जिंग खड़ी है। वो लुओ जिंग की खूबसूरती देख एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने कहा, नमस्ते भाभी जी। लुओ जिंग का चेहरा लाल हो गया। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि क्या कहूँ। कौन भाभी जी? ये तो हमारी पुरानी कर्मचारी हैं, लुओ जिंग। ये लुओ जिंग हैं। झांग वेई घबरा गया। उसने तुरंत बात संभाली। नमस्ते लुओ जिंग जी। मैंने लुओ जिंग को बताया, ये झांग वेई हैं, नए लीगल ऑफिसर हैं। अब कंपनी के सारे कानूनी काम यही संभालेंगे। लुओ जिंग ने मुस्कुराकर स्वागत किया। चलो, आखिरकार एक नया कर्मचारी मिला। फिर मैंने लुओ जिंग को तैयार होकर टिकट काउंटर पर जाने को कहा और मैंने झांग वेई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, शिष्य संख्या 1, सम्मान अंक 1, कुल सम्मान अंक 59, बस एक अंक और फिर इनाम मिलेगा। मैंने झांग वेई को अपने काम में लगा दिया मुकदमा शुरू करने के लिए। पार्क की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सुबह 10 बजे सोंग शिनजिए पहले ही टिकटें लेकर आ चुका था, जो टिकट काउंटर पर रखी थी। मैंने तुरंत लाइव स्ट्रीम शुरू की। 10 मिनट में 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। मैंने तुरंत ऐलान किया कि आज चेंगान चिड़ियाघर फिर खुलेगा। कोई दुर्लभ जानवर नहीं है, लेकिन कौवों का झुंड है। साथ ही मैंने कैमरा आसमान में मंडराते कौवों की तरफ मोड़ा। लाइव चैट में शोर मच गया। फिर मैंने टिकट की कीमत 100 रुपए बताई। लाइव चैट में फिर से हंगामा मच गया, पर कई स्थानीय लोग अभी भी जोश में चिल्ला रहे थे कि अभी चलते हैं। जल्द ही चेंगान चिड़ियाघर के बाहर गाड़ियों की भीड़ लग गई। अंदाजन कम से कम 200-300 लोग थे। कई कौवे बोर्ड्स पर बैठे थे, रेलिंग पर और यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी। पर्यटक कौवों के साथ घुलने मिलने लगे, तस्वीरें खींचने लगे। कुछ तो पर्यटकों के कंधों पर बैठ गए, पोज देने लगे, जिससे पर्यटक खुशी से चिल्लाने लगे। एक महिला ऑफिस के पास एक बड़े पेड़ के नीचे आई। ऑफिस का कांच का दरवाजा बंद था। अंदर एक आदमी स्टैंड पर फोन लगाकर लाइव था। वो वही मालिक था जो वीडियो में दिखा था। महिला आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने लगी, पर जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ी, एक बहुत बड़ा कौवा उसके सामने से उड़कर निकला। टोंग आन्या डरकर चिल्लाई और पीछे हटी, और वो कौवा पास की खिड़की पर जा बैठा और टोंग आन्या को घूरने लगा। महिला का दिल दहल गया, क्योंकि उसे एक कौवे की नजरों में एक चेतावनी महसूस हुई, जैसे अगर उसने दरवाजा धकेला तो वो उस पर हमला कर देगा। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद टोंग आन्या कई कदम पीछे हटी और फोन निकालकर वीडियो बनाने लगी। पहले उसने खिड़की पर बैठे कौवे पर फोकस किया, फिर कैमरा पेड़ की ओर घुमाया। उसके बाद पूरे कैंपस में तेजी से घूमा, उन कौवों की करीब से शूटिंग की और साथ साथ समझाते हुए बोला, मैं रिसर्च इंटर्न टोंग अन्या हूँ। अभी यूनहाई शहर के एक छोटे चिड़ियाघर में हूँ। यहाँ के कौवों में अजीब व्यवहार दिख रहा है। वे बड़ी संख्या में यहाँ जुटकर पर्यटकों से मिल रहे हैं और करीब से देखने दे रहे हैं। लगता है ये सब मालिक द्वारा पाले गए हैं। इंटरनेट पर वीडियो भी हैं, पर उनकी बनावट पूरी तरह जंगली है। बिल्कुल नहीं लगता कि इन्हें पाला गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म हुई। वो इसे सीधे प्रोफेसर हुआंग को भेजना चाहता था, पर वो सिर्फ एक इंटर्न था। उसके पास प्रोफेसर का नंबर नहीं था, इसलिए उसने एक रिसर्च असिस्टेंट को भेज दिया और लिखा, सीनियर सॉन्ग, प्लीज प्रोफेसर हुआंग को बता दें। असिस्टेंट सॉन्ग किंग ने वीडियो देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। सॉन्ग किंग ने तुरंत प्रोफेसर को फोन करना चाहा, पर याद आया कि प्रोफेसर मीटिंग में हैं। उसकी आंखों में चमक आई और उसके मन में एक विचार आया। ये कौवे इतनी बड़ी तादाद में आजाद रहकर एक जगह जमा होना रिसर्च के लिए बहुत कीमती है। इसका मतलब है कि मिल सकता है भरपूर फंड वाला नया प्रोजेक्ट और बड़े नतीजे मिलने की उम्मीद है। अगर इसकी रिपोर्ट दी गई तो एक स्पेशल रिसर्च टीम बनेगी। प्रोफेसर के बहुत सारे छात्र हैं, मैं उनके लिए खास नहीं हूँ। अभी रिपोर्ट दी तो मैं बस एक संदेशवाहक बनकर रह जाऊंगा, पर अगर प्रोफेसर मीटिंग में हैं और मैं पहले हाथ मार लूं, एक छोटी टीम बना लूं और बढ़त ले लूं, तो फिर स्पेशल टीम बनने पर भी मेरा भी उसमें एक स्थान होगा। यही सोचकर वह बहुत उत्साहित हो गया। फिर भी उसने प्रोफेसर हुआंग को उसने एक कॉल किया। वैसे प्रोफेसर हुआंग मीटिंग में हैं, उठाएंगे नहीं। बाद में अगर प्रोफेसर हुआंग ने पूछा तो मेरे पास बहाना होगा कि मैंने आपको तुरंत फोन किया था, आप व्यस्त थे, मुझे लगा कुछ बदल गया है, इसलिए लोगों को लेकर देखने चला गया। फोन लगा
और वाकई 2 रिंग्स के बाद कॉल कट गया। सॉन्ग किन के चेहरे पर एक मुस्कान आई। अब शुरू कर सकते हैं। अब चिड़ियाघर पहुंचकर सॉन्ग किन ने अचानक ऊपर देखा, उन उड़ते हुए कौवों की तरफ। उसने एक इंटर्न के कंधे को थपथपाया। पहाड़ों की तरफ उड़ते कौवे दिखे। शायद वे वहां खाना ढूंढने गए हैं, क्योंकि यहाँ के कौवे सिर्फ पर्यटकों से मिलते हैं पर उनका खाना नहीं खाते। अजीब बात यह है कि वे आखिर वहां क्यों जाते हैं। अरे, ऐसा नहीं था कि यहाँ के कौवे मालिक ने पाले हुए हैं। सोचते हुए सॉन्ग किन बड़बड़ाया, 2 कौवे पकड़ो, उन पर जीपीएस ट्रैकर लगाओ और बायो रिकॉर्डर भी। देखता हूँ वे पहाड़ों में क्या करते हैं। जाओ, बर्ड गन लेकर आओ। ठीक है। एक इंटर्न ने जल्दी से बक्से में से एक बर्ड गन निकाली। सॉन्ग किन ने उसे लिया और ऐसी जगह ढूंढी जहां कौवे ज्यादा थे। बंदूक तानी और एक कौवे पर निशाना लगाया। कौवे ने गर्दन मोड़कर सॉन्ग किन को देखा, जैसे चेतावनी दे रहा हो, और जोर से कांव कांव किया। एक धमाका हुआ। एक काला गोला बाहर निकला और हवा में एक बारीक जाल की तरह फैल गया। कौवा बिल्कुल सटीक तरीके से जाल में फंस गया और जाल में अपने पंख फड़फड़ाने लगा। अजीब सी चीखें मारते हुए जमीन पर गिर गए। सॉन्ग किंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और कौवों वाला जाल खींच लिया। सॉन्ग किंग, तुम क्या कर रही हो? सॉन्ग किंग हंसी और बोली, जूनियर, चिकन स्किन लाओ। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने टोंग अन्या के चेहरे पर डर देखा। हमला करने के लिए उड़ते समय एक भी कौवे ने आवाज नहीं की थी। इसलिए जब सॉन्ग किंग को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक कौवा सीधा उसके चेहरे पर जा लगा। अगर सॉन्ग किंग ने आंखें बंद न की होती तो वो सीधा उसकी बाईं आंख पर लगता। फिर अनगिनत पंखों और पंजों की मार पड़ी। उसके शरीर पर कौवों का वो शोर बहुत भयानक था। सॉन्ग किंग दर्द से चीखने लगी। टोंग अन्या बुरी तरह डर गई। बाकी इंटर्न्स ने कपड़े उतारकर लहराना शुरू किया और चिल्लाकर कौवों को भगाने लगे। पर कौवे जैसे किसी जुनून में थे। वो बस सॉन्ग किंग पर हमला कर रहे थे। बाकी लोगों की परवाह ही नहीं थी। शायद शुरुआती डर और घबराहट अब खत्म हो चुकी थी। अब सॉन्ग किंग का गुस्सा हावी था। हटो, दूर हटो। उसने अपनी बर्ड गन जोर से घुमाई, जो कि एक भारी लोहे की रॉड जैसी थी। तुरंत कुछ कौवे उसकी चपेट में आए। वो घायल होकर घेरे से बाहर गिर गए। आसपास के कौवे पीछे हट गए, जिससे सॉन्ग किंग को सांस लेने का मौका मिला। मैं तुम सबको मार डालूंगी, सॉन्ग किंग गुस्से में चिल्लाई और फिर से गन लोड की। जहां कौवे सबसे ज्यादा थे वहां निशाना साधा। अगर ये जाल गिरता तो कम से कम 6-7 पकड़े जाते। तभी अचानक मैनेजमेंट हॉल से एक साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। इससे पहले कि सॉन्ग किंग गन उठाती, वो शख्स उसके सामने आ गया और उसने सॉन्ग किंग के पेट पर जोरदार किक मारी। सॉन्ग किंग 3-4 मीटर दूर जा गिरी। बाकी कुछ लोग कपड़े लहरा रहे थे। बड़े कौवे के इंटर्न्स की जान नहीं बची। उस साये ने एक एक कर सबको लात मारकर गिरा दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि आम इंसान रिएक्ट ही नहीं कर पाया। शुक्र है कि टोंगानया दूर था, वरना उसे भी एक लात पड़ जाती। मैंने सॉन्ग किंग और उसके साथियों को घूरा। अभी लाइव स्ट्रीम खत्म हुई थी और मैं सोच रहा था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग आए हैं तो मुझे उनसे मिलकर हेलो कहना चाहिए। पर ऑफिस से निकलने से पहले ही हेचुआन ने मुझे यहाँ के हालात बता दिए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इतनी बदतमीजी करने की? सॉन्ग किंग कुछ बोल नहीं पाया। एक इंटर्न जमीन पर दुबका हुआ अपना सीना सहलाते हुए चिल्लाया, हम एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। तुमने एक रिसर्चर को मारा है। मैंने तुम्हें अंदर आने दिया बिना किसी टिकट के, और तुमने मेरे कौवों पर हमला किया। तुम्हें क्या पता, हम बस ट्रैकर लगाना चाहते थे ताकि रिसर्च कर सकें। रिसर्च? क्या मैंने तुम्हें रिसर्च की इजाजत दी? अब तक सॉन्ग किंग को होश आ चुका था। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। हम एकेडमिक रिसर्च कर रहे हैं। क्या मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए? तुम्हारी क्या औकात कि तुम मुझे रोको? तुम आखिर हो कौन? बस एक कौवे पालने वाले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सॉन्ग किंग की दहाड़ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने उसके चेहरे पर एक और लात जड़ दी। सॉन्ग किंग बेबसी में जोर से चिल्लाया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रिसर्चर्स को पीटने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सॉन्ग किंग ने फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। बाकी इंटर्न्स, उन्हें अब समझ आ गया था और सब सॉन्ग किंग के पास जमा हो गए। सब मुझे घूर रहे थे। वहीं तुंग आन्या मन ही मन उसे कोस रही थी कि कितना बेवकूफ है ये। क्या तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है? वो काओ चैंग तुम्हारी किसी बात से नहीं डरता, तुम्हारी इस बकवास रिसर्चर पहचान से। वो तुरंत 2 कदम आगे बढ़ा मुझसे सफाई देने की कोशिश में, पर मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा और घायल कौवों की जांच करने लगा।
उनमें से एक कौवा बहुत बुरी तरह घायल था। मैं इन लोगों के सामने अपनी जादुई चिकित्सा नहीं दिखा सकता था। मैंने तुरंत उस घायल कौवे को उठाया और तेजी से ऑफिस हॉल की ओर बढ़ा, पर सोंग किंग और उसके साथियों को लगा कि मैं डर गया हूँ। छुपो, कहीं भी छुपो, कोई फायदा नहीं। ओंग किंग गुस्से में मुस्कुराया। बाकी इंटर्न्स ने उसकी चोटों में मदद की। जब मैं कौवों का इलाज कर बाहर आया तो वहां 2 पुलिस ऑफिसर थे। मैंने शांति से कहा, ऑफिसर साहब, आप तो बहुत जल्दी आ गए। पुरुष ऑफिसर ने सख्ती से पूछा, क्या तुमने इन्हें मारा है? मैंने सबको हैरान करते हुए सिर हिलाया। हाँ। ऑफिसर दंग रह गया। ये अंदाज तो काफी घमंडी है। तभी मैंने आगे कहा, ये कौवे लेवल 2 संरक्षित वन्य जीव हैं। वे मेरे चिड़ियाघर में मजे से थे, पर जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा दोनों ऑफिसर अचानक कांपने लगे। उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। जिसने चिल्लाकर कहा था वो शायद डायरेक्टर का बेटा सोंग शिंग जी है, और उसके पीछे भीड़ के बीच में शायद खुद डायरेक्टर सोंग तिये शान हैं, और उनके पीछे लुओहू, कियान वेइमिंग और झो युएमिंग, सब पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे। सब उनके सबसे बड़े बॉस थे। अब उन दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। वे तेजी से आगे बढ़े। वे सीधे खड़े हुए और एक साथ चिल्लाए, सर। सोंग तिये शान थोड़े हैरान थे। यहाँ 2 ऑफिसर कैसे आए? उन्होंने पूछा। तुम लोग कौन हो? दोनों ने जवाब दिया, हुआईबेई पुलिस स्टेशन से ऑफिसर चेन जियाओ और वांग हे रिपोर्ट कर रहे हैं। सोंग तिये ने उनके पीछे देखा और उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने खून से लथपथ सोंग किंग को देखा। यहाँ क्या हुआ है? सर, जब वे दोनों जवाब देने वाले थे, तब सोंग शिंग जी की नजर मेरे हाथों की चमकती हथकड़ियों पर पड़ी। वह गुस्से में चिल्लाया, किस कमबख्त ने इसे हथकड़ियां पहनाई? सोंग टिएशान और बाकी लोगों ने तब उन हथकड़ियों को देखा। सबके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। सब उन 2 ऑफिसर्स को देखने लगे। वे दोनों ऑफिसर डर के मारे पीले पड़ गए। महिला ऑफिसर के तो पैर कांपने लगे। उसने अनजाने में अपनी खाली कमर को छुआ। वहां शहर के बड़े अधिकारी थे। वे तुरंत समझ गए कि उसका सामान गायब है। उसकी कमर पर हथकड़ियां नहीं थीं। सोंग टिएशान बहुत नाराज हुए। ये क्या बकवास है? आज मैं खुद सबको लेकर आया हूँ। अपना जरूरी काम भी छोड़ दिया ताकि उन्हें सम्मान दे सकूं। इनाम देने के साथ साथ वो इस खास आदमी से रिश्ता बनाना चाहते थे। पर अब देखो, इन दोनों ने सब गड़बड़ कर दिया। इसे हथकड़ियां क्यों लगाईं? सोंग टिएशान ने कड़ाई से पूछा। उनका अंदाज बहुत खौफनाक था। चेन जियाओ और वांग हे सहम गए। वे हकलाने लगे। तब वांग हे ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ किसी ने हमला किया है, इसलिए हम यहाँ आए। रिसर्च इंस्टीट्यूट के इस शख्स ने कहा कि वो कौवों की अजीब हरकतें देखने आए थे, पर इस चिड़ियाघर के मालिक ने उनकी पिटाई कर दी। क्यों? उसने उन्हें क्यों मारा? मालिक का कहना है कि उसने उन्हें कौवों पर हमला करते देखा, और कौवे संरक्षित वन्य जीव हैं, इसलिए उसने जुर्म रोकने के लिए उनकी पिटाई कर दी। पर क्या उन्होंने सच में कौवों पर हमला किया? वांग हे ने घबराहट में थूक निकला। मुझे नहीं पता। पता नहीं तो किस हक से उन्हें पकड़ा? वांग हे डर के मारे कांपने लगा। मैंने नहीं पकड़ा, वो खुद पकड़ना चाहता था। मालिक ने कहा कि पहले सीसीटीवी देख ले ताकि मामला साफ हो जाए। पर चेन जियाओ ने कहा कि वो खुद देख लेंगी और उसे बिना शर्त सहयोग करने को कहा। फिर उसने उन्हें हथकड़ियां पहना दी। चेन जियाओ का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। उसे एहसास हुआ कि आज बड़ी मुसीबत हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल सिटी ब्यूरो के बड़े अफसरों के सामने पकड़ा जाएगा। पहले इन्हें आजाद करो, सोंग टिएशान ने गुस्सा दबाते हुए लुओहू को आदेश दिया। लुओहू ने चाबियां निकाली। सोंग शिंजिये से सब्र नहीं हुआ। उसने चाबियां छीनी और ताला खोलने बढ़ा। पर मैं इधर उधर देखते हुए सोंग शिंजिये की चाबियों से बचकर घूमने लगा। सोंग शिंजिये धीरे से बोला, अरे भाई, नाटक मत करो। हम दोनों वहीं गोल गोल घूमने लगे। सोंग टिएशान और बाकी सब दंग रह गए। ये लड़का तो नखरे दिखा रहा है, पर वो समझ भी सकता था। हाँ, सही है। अगर मैंने अभी सिटी ब्यूरो की मदद की और एक बड़ा केस सुलझाया, पर मुझे कोई इनाम न मिला और मेरे पाले हुए कौवों पर हमला हुआ, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और बदले में ब्यूरो वालों ने मुझे ही पकड़ लिया, तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती है। शुक्र है मैंने उन्हें चाकू नहीं मारा। वो हमसे कुछ मांग रहे हैं। सोंग तिएजी ने हथकड़ी नहीं खोली, बल्कि मेरी जेब से फोन निकाला और फेस लॉक से खोल लिया। फिर फुर्ती से सीसीटीवी ऐप खोला। तिएजी ने तुरंत वीडियो ढूंढा और सोंग तिएशान को दिखाया। वीडियो देखने के बाद तिएशान और बाकी सब आग बबूला हो गए। इन लोगों ने सच में कौवों पर गोलियां चलाईं
और कौवों के झुंड से भिड़ गए, कई कौवों को घायल कर दिया। ये तो हद है। इन कौवों ने अभी अभी बड़ी मदद की है। अगर मैं और कौवे न होते तो तिएशान की जान खतरे में होती। लाओ इसे, सबको गिरफ्तार करो। जब उन्हें बाहर ले जाया गया, चिड़ियाघर के गेट पर सब दंग रह गए। दर्जनों फूलों के गुलदस्ते और पौधे दोनों तरफ सजे थे, जिन पर लिखा था उद्घाटन की बधाई जैसे संदेश। और सबसे बड़े दो गुलदस्तों पर साफ लिखा था सॉन्ग तिएशान। पीछे देखो, लुओहू, कियान वेइमिंग, झो यूएमिंग और बाकी सब सिटी पुलिस के बड़े अफसर थे। तिएशान और उसके साथी बधाई देने आए थे। नामुमकिन, तिएशान और उसके साथी बधाई देने आए थे। चिड़ियाघर के अंदर तिएजी ने मेरी हथकड़ी खोल दी थी। तिएशान ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हम आज तुम्हारे उद्घाटन की खुशी में और तुम्हें सम्मानित करने आए हैं। सोचा नहीं था कि मुलाकात ऐसे होगी। वाकई मुझे खेद है। मैंने उनका मजबूत हाथ थामा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तिएजी ने पहले फोन किया था, मैं थोड़ा व्यस्त था, कृपया मुझे क्षमा करें। मैनेजमेंट हॉल से निकलने से 2 मिनट पहले ही मुझे सॉन्ग शिंग जी का फोन आया था। उसने कहा कि उसके पिता कुछ लोगों के साथ आ रहे हैं, ओपनिंग सेलिब्रेट करने और मिलने के लिए। मुझे यही पता था, इसलिए मैंने चेन जियाओ को आराम से काम करने दिया। सॉन्ग तिएशान और बाकी लोगों ने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना मिलनसार हूँ। लगता है ये लड़का समझदार है, हर चीज अपनी जगह है। मैंने सबको मैनेजमेंट हॉल में बुलाया। इसे इनाम कहा गया, पर असल में ये सिटी ब्यूरो की मेरे लिए बनाई एक खास मेडल थी। ये एक सुनहरे लाल रंग की प्लेट थी, जिसका आकार एक कढ़ाई वाली गेंद जैसा था। किनारे भी वैसे ही थे। पीछे तारीख लिखी थी और यूनाई सिटी लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो लिखा था। मेरे खास योगदान के लिए सिर्फ 2 ऐसे मेडल थे, एक मेरा और एक सॉन्ग शिंग जी का। इनाम देने के बाद सॉन्ग तिएशान ज्यादा नहीं रुका। मैंने अपनी बातों से दादाजी को एक महान बीस्ट मास्टर बना दिया। वैसे भी सॉन्ग तिएशान और उसके लोग मुझसे मिलने आए थे, ताकि मेरा स्वभाव देख सकें और अच्छे संबंध बना सकें। सॉन्ग तिएशान के जाने के बाद मैं पार्क में टहलने लगा। आज टिकटों से 30,000 मिले। बुरा नहीं है, आगे और भी बेहतर होगा। मैं लुओ जिन को खाने के लिए बुलाने ही वाला था। तभी मैंने पार्क के कोने में एक पेड़ के नीचे देखा। एक लड़की काले गाउन में थी, जो खाने से कौवों को अपनी ओर बुला रही थी। उसके ठीक सामने एक स्टैंड पर फोन लगा हुआ था, शायद अच्छी फोटो खींचने के लिए। सच कहूं तो वो काला गाउन और काले कौवे एकदम परफेक्ट लग रहे थे, और उसकी गोरी टांगों का वो नजारा एक गहरा कंट्रास्ट बना रहा था। पर जैसे ही चेहरा देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया। लानत है, ये वही औरत है। क्या ये वही औरत नहीं है जो दिन में रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों के साथ थी? लगता है वह भी कोई रिसर्चर है। जब हमने टीशान और उन लोगों को पकड़ा, तब ये औरत वहां नहीं थी। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मामला बिगड़ जाएगा। सोचा नहीं था कि कपड़े बदलकर फिर आ जाएगी। तुम्हें लगा कि भेष बदलकर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? तुम बाहर निकलो, मैं जोर से चिल्लाया, जिससे वो लड़की सहम गई। तभी उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आई। उसने हाथ जोड़े और चापलूसी भरी हंसी हंसी। बॉस, आप आखिरकार आ ही गए। मैं आपसे विनती करती हूँ, इन कौवों को कुछ फोटो खिंचवाने के लिए कहिए ना, प्लीज। मैं पूरा दिन से खींच रही हूँ, पर कुछ खास नहीं आया। मैं चिढ़ गया। मैंने कहा, बाहर निकलो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अब से तुम्हारे इंस्टीट्यूट के लोग यहाँ नहीं आ सकते। लड़की को तुरंत समझ आ गया कि बात क्या है। वह अपनी ड्रेस संभालते हुए तेजी से पास आई और हाथ हिलाकर बोली, नहीं 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 बॉस, आप गलत समझ रहे हैं। वो चश्मे वाली मेरी बहन है। उसका नाम तुंगन्या है, मेरा नाम तुंगनकी है। हम जुड़वा हैं, पर मैं उसके जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। जब से हम माँ के पेट से बाहर आए, हमारी पटती नहीं है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। पास आने पर मैं महसूस कर सका कि ये और वो चश्मे वाली अलग अलग इंसान हैं। वाकई ये जुड़वा बहनें थीं, लेकिन इस छोटी बहन और बड़ी बहन का मिजाज जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी बहन एक गंभीर टॉपर थी। छोटी बहन काफी चुलबुली और ग्लैमरस थी। जहाँ बड़ी बहन, वहाँ छोटी भी। तुम्हें तुम्हारी बहन ने कौवों की फोटो खींचने भेजा है ना? तोंग आनकी ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं एक ब्यूटी डांसर हूँ, यानी वो जो खूबसूरती और डांस को एक साथ मिला दे। ये मेरा अपना स्टाइल है। ऐसा कहते हुए उसने मुझे अपना प्रोफाइल दिखाया। 15,80,000 फॉलोअर्स। मैंने उसके कुछ वीडियो देखे। बोल्ड डांस करने वाली इन्फ्लुएंसर, ब्यूटी डांसर। बोल्डनेस भी तो खूबसूरती है, और खूबसूरती पर रिसर्च करना जरूरी है। रोजी रोटी का सवाल है, इसमें कोई शर्म नहीं। फिर उसने अपनी गैलरी खोली और आज की तस्वीरें और वीडियो दिखाए। काली ड्रेस और काले कौवे
एकदम परफेक्ट लग रहे थे। हल्का डार्क फिल्टर लगाया तो वो किसी जादुई राजकुमारी जैसी लग रही थी। शूट करना है तो कल करना, अब हमें चलना चाहिए। क्या आप मुझे भगा रहे हैं? मुश्किल से शाम की ये रोशनी मिली है, मैं कुछ और फोटो लेना चाहती हूँ। प्लीज मान जाइए ना। मुझे पता है कि ये कौवे आपकी बात मानते हैं। क्या आप उन्हें मेरी मदद करने को कह सकते हैं, बस कुछ फोटो के लिए? तोंग आनकी ने होंठ चबाए और मेरा हाथ पकड़कर लाड़ करने लगी। कौवे तो मेरी बात मानते हैं, पर मैं तुम्हारी क्यों मानूं? तो फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे एक आइडिया आया है। मुझे अभी लोगों की जरूरत है, तुम मेरे यहाँ काम कर लो। पैसे तो लगेंगे नहीं, बल्कि मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। कल अपने सबसे छोटे कपड़े पहनकर काम पर आ जाना। काम बहुत आसान है, कौवों की तरह ही लाइव आना, बात करना और कस्टमर्स को खींचना, और कभी कभी मेरा लाइव स्ट्रीम संभालना। मेरे कहते ही टोंग आनकी निशब्द रह गई। मैं इंसान हूँ, तुम मेरा इस्तेमाल जानवरों के शो की तरह कैसे कर सकते हो? बस तुम काम पर आओ, सारे कौवे तुम्हारी फोटो के लिए मान जाएंगे। बिल्कुल, आगे मैं और भी जानवर पालूंगा। प्यारे, सुंदर और खूंखार सब होंगे, कर्मचारी लाभ के तौर पर। जितनी चाहो फोटो खींचो। ठीक है, मैं मानती हूँ। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, जोंगमेई प्रतिष्ठा जोंगमेई प्रतिष्ठा अब 60 है। इनाम मिला, ईजान साधना। मैं बहुत खुश हुआ। तभी एक शक्तिशाली ऊर्जा शरीर में समाई। मुझे लगा कि ऊर्जा पर मेरा नियंत्रण और शरीर की क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच गई है। लियन की मध्य चरण। यह एहसास अद्भुत है। एक सुबह जल्दी, युनहाई शहर के उत्तर में वन्य जीव बचाव केंद्र के अंदर एक मरणासन्न बाघ का इलाज चल रहा था। युनहाई वन्यजीव केंद्र के विशेषज्ञ ने सिर हिलाया। खून बहुत बह चुका है, शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर बाघ नहीं बचा तो इस विशेषज्ञ को और यहाँ मौजूद सभी लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी भीड़ के पीछे खड़े ग्रीन फॉरेस्ट जू के मालिक ने बचाव केंद्र के प्रभारी को एक तरफ बुलाया। डायरेक्टर झांग, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। उसी समय मैंने नाश्ता किया। तोंग आनकी और झांग वेई रिपोर्ट करने आए। मैंने झांग वेई से कहा कि वो आनकी के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही शिष्य संख्या एक और ख्वाहिश बढ़ी। अब कुल ख्वाहिशें 61 हुई। तभी पर्यटक भी आने लगे। आज के ग्राहक पहले से काफी कम थे। कौन रोज 100 रुपए कौवे देखने में खर्च करेगा? इसलिए मुझे जल्द ही कुछ नए प्रोग्राम जोड़ने होंगे। अब मैं मिड स्टेज पर हूँ, तो तीसरे स्पिरिट बीस्ट को बुला सकता हूँ। तीसरा स्पिरिट बीस्ट कौन सा लूं? तभी अचानक दरवाजे पर शोर मच गया। मैंने अपनी आंखें घुमाईं और विजन आई का इस्तेमाल किया। दरवाजे वाले कौवे के जरिए मैंने चिड़ियाघर के बाहर देखा। वहां दर्जनों गाड़ियां थीं। सबसे आगे एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां थीं और एक ट्रांसपोर्ट ट्रक जिस पर यूनहाई वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर लिखा था। मैं तेजी से बाहर आया और डायरेक्टर झांग से मिला, जो लुओ जिनसे बात कर रहे थे। झांग के पीछे बहुत सारे रिपोर्टर्स थे जिनके पास कैमरे थे। मैंने सीधे डायरेक्टर झांग से पूछा, क्या काम है? मिस्टर काओ, नमस्ते। मैं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर का डायरेक्टर झांग चाओयांग हूँ। आप लोग यहाँ, बात यह है कि आज सुबह शहर में एक घायल साउथ चाइना टाइगर मिला। हमने उसकी चोटों को संभाल लिया है। अब इस टाइगर के लिए आराम करने की जगह चाहिए। लोगों की सलाह और शहर की मंजूरी के बाद सबका मानना है कि आपकी जगह इसके लिए सबसे सही है। तो मिस्टर काओ, क्या आप इस टाइगर को यहाँ रख लेंगे? जब तक वो बात कर रहे थे, पीछे खड़े लोगों ने पिंजरे वाली गाड़ी बाहर निकाल दी। एक खूंखार टाइगर जिसकी लंबाई पूंछ मिलाकर करीब 2.5-3 मीटर थी, पिंजरे में लेटा हुआ था और उसका शरीर पट्टियों से लिपटा था। ये देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मेरी आंखों में हैरानी और उत्साह था, क्योंकि मैंने देखा कि बाघ के सिर का आभा मंडल हरा है। इसका मतलब है कि ये बाघ अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार है। देखिए, अभी मैं मिड स्टेज रिफाइनमेंट पर हूँ। भले ही मैं भेड़ियों से ज्यादा ताकतवर हूँ, पर भेड़ियों का रंग पीला लाल होता है और बाघ का रंग गहरा लाल होता है। उसे कॉन्ट्रैक्ट करना नामुमकिन है, पर अब कॉन्ट्रैक्ट का मौका मिला है। क्या इसलिए कि ये बाघ जानता है कि मैं उसे बचा सकता हूँ? पर अपनी ज्वानलिंग मेडिकल आर्ट्स से मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये बाघ अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मैंने डायरेक्टर झांग को घूर कर देखा। ये कमीना मुझ पर इल्जाम डालने आया है। मैंने झांग के पीछे मीडिया के कैमरों को देखा। अगर मैं इस बाघ को लेने से मना करता हूँ तो लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे, और अगर इसकी वजह से बाघ मर गया तो पूरी दुनिया मुझे कोसेंगी। मैं पुश्तैनी बीस्ट मास्टर नहीं कहलाऊंगा। झांग ने जो जाल बिछाया है उसका हिसाब मैं बाद में करूंगा। मैं तेजी से बाघ के पास गया। मैं उसकी निराशा महसूस कर सकता था और मौत का डर भी। डायरेक्टर झांग,
मैं आराम की जगह तो दे सकता हूँ, पर मेरे पास वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग लाइसेंस नहीं है। बाघ को यहाँ रखना शायद नियमों के खिलाफ होगा। नियम तो बनते ही टूटने के लिए हैं। वैसे चेंगान जू को बड़े जानवरों का अनुभव रहा है। बस आप इस बाघ का अच्छे से ख्याल रखें तो लाइसेंस मिलना आसान हो जाएगा। मैं मन ही मन हंसा। ये बातों को घुमाना जानता है। ठीक है, मदद करना हमारा फर्ज और कर्तव्य है, पर आराम के लिए ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। मीडिया वाले यहीं रुक जाएं तो बेहतर होगा। जैसे ही मैंने यह कहा, डायरेक्टर झांग खुशी से झूम उठा। बहुत बढ़िया, आप मुझे जल्दी जाने दें तो अच्छा है। मैं तो बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अगर बाघ जू के अंदर मर जाता तो वो कभी नहीं बच पाता। बाघ को चिड़ियाघर में डालने के बाद मैंने उसे फिलहाल सांपों के बाड़े में रखा, दरवाजा बंद किया और कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाघ के पास गया। बाघ बहुत बुरी तरह घायल था। अगर मैं इंटरमीडिएट लेवल पर न होता तो इसे अपनाने की हिम्मत न करता। थोड़ा सहयोग करो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, मैंने धीरे से कहा, फिर अपना हाथ पिंजरे में डाला। धीरे से हाथ बाघ के माथे पर रखा। एक आध्यात्मिक शक्ति बाघ के सिर पर फैल गई और एक कनेक्शन बन गया। हालांकि बाघ के सिर का आभा मंडल हरा था, लेकिन इस बार कॉन्ट्रैक्ट में वेंसी और हेचुआन से भी ज्यादा समय लगा। मुझे तुरंत बाघ से जुड़ाव महसूस हुआ। मैंने प्यार से उसका सिर सहलाया और बाघ ने सुकून से आंखें मूंद लीं। फिर मैंने एक किलिंग पिल और 2 बीस्ट पिल्स निकाली और उसके मुंह के पास रखीं। भले ही बाघ मरणासन्न स्थिति में था, पर वह बहुत उत्साहित दिखा। उसने जीभ निकाली और मेरी हथेली से दवाइयां ले लीं। वे 2 बीस्ट पिल्स अपने आप में बहुत शक्तिशाली थीं। बाघ के शरीर में घुलते ही उसकी जान बच गई। मेरी जुआनलिंग चिकित्सा से घाव भरने लगे और बाघ जल्द ही होश में आने लगा। तभी मेरे मन में एक गहरी और गंभीर आवाज गूंजी, मालिक कैसा है? अब बेहतर लग रहा है? बहुत बेहतर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा बच जाऊंगा। आज से तुम्हारा नाम पो जून होगा। बाघ का नाम बेशक दमदार और निडर होना चाहिए। शुक्रिया मालिक, नाम देने के लिए। वैसे मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है तुम कौन सी प्रजाति हो? तब तक पो जून मुश्किल से उठ पाया था। मैंने वाकई अपने जैसे बहुत कम देखे हैं। बस जब मैं पहले कैद था तब मैंने अपने जैसा एक बाघ देखा था। तुम कहाँ कैद थे? इंसानों के समय के हिसाब से मैं करीब 1 साल कैद रहा। जगह मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि वहाँ जंगल और नदी थे। वहाँ के लोग मालिक से अलग बात करते थे, शायद कोई अलग भाषा थी। अलग भाषा? क्या वो विदेशी थे? खैर, अगर भविष्य में मेरी शक्ति बढ़ी तो मैं ढूंढ लूंगा वापस जाने का रास्ता। भले ही पोजुन ने यह बात मानसिक संदेश से कही, पर मैं उसमें नफरत महसूस कर सकता था। लगता है उन लोगों ने उसे बहुत सताया। ठीक है, मेहनत से अभ्यास करो। ताकतवर होकर मैं तुम्हें बदला लेने ले जाऊंगा। इतना कहकर मैंने पोजुन को वानफा रूदाओ सिखाया और उसकी विधि को समझने की कोशिश की। ये बाघ तो हिंसा से शक्ति पा रहा था। मुझे तुरंत वही हुओ जी की याद आई। अब आराम से ठीक हो जाओ। मैंने पिंजरे को थपथपाया। शुआन लिंग की चिकित्सा महान है, पर टूटी हड्डियों को तुरंत जोड़ना मुश्किल है। पो जुन बहुत बुरी तरह घायल था। उसकी हड्डियों में 4-5 से ज्यादा गहरी चोटें थीं। ठीक होने में समय लगेगा। 1 घंटे बाद मुझे सोंग शिनजी का फोन आया। शहर में तुम्हारे बाघ लेने को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है। अब तैयार रहो। शहर की मेडिकल और लीगल टीम आ रही है। थोड़ी देर में अधिकारी वहां पहुंच गए। मैं बहुत प्रभावित था। सोंग टिएशान और शहर के लीडर्स मेडिकल टीम के साथ आए। मैंने खुले दिल से उनका स्वागत किया, क्योंकि मैंने उनके लिए एक नाटक तैयार किया था। जब तक ये नाटक पूरा नहीं होता, बाघ पूरी तरह मेरे चिड़ियाघर में कैसे रह पाएगा? आप लोग ये सोंग टिएशान मुझे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने बात आगे बढ़ाई। चाओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये डिप्टी मेयर यांग हैं। आज मेयर यांग खुद टीम लेकर आए हैं। साथ में ब्रीडिंग सेंटर के एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स भी हैं। यांग शिनहाई ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। मिस्टर चाओ, आपका शुक्रिया। दक्षिण चीनी बाघ को यहाँ आराम की अनुमति है ताकि शहर की मुश्किलें कम हों, लेकिन बाघ का मामला गंभीर है। मेडिकल एक्सपर्ट्स को खुद आकर जांच करनी होगी। मिस्टर काओ, हमें अंदर ले चलिए। उनकी नजर में मैं एक अनजान शिकार था। समय कम है, उसे जल्द बचाना होगा। पर वो मुझसे सीधे ये तो नहीं कह सकते कि तुम हटो, डायरेक्टर झांग ने तुम्हें फंसाया है और अब हम तुम्हारी जान बचाने आए हैं। हालांकि मुझे सब पता था, पर फिर भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि शहर का ऐसा करना जिम्मेदारी वापस लेने जैसा था। अगर बाघ इलाज के दौरान मर जाता तो शहर प्रशासन ही जिम्मेदार होता। ठीक है, बाघ अंदर है, मैं देर नहीं करूंगा, और सबको सीधे सांपों के बाड़े में ले गया। ब्रीडिंग सेंटर की मेडिकल टीम तेजी से अंदर आई। पिंजरे में बाघ एक तरफ लेटा हुआ था।
बिल्कुल बेजान। सफेद पट्टियां पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। सबका दिल बैठ गया। साथ ही कई लोगों ने मेरी ओर देखा। सोचा कि इस छोटे मालिक की तो किस्मत ही खराब है। पर सब मन ही मन हैरान भी थे कि यही वो छोटा मालिक है जिसने मानव तस्करी केस सुलझाया। ये तो बहुत छोटा है। एक्सपर्ट्स को उपकरण निकालते देख और बचाने की तैयारी करते देख मैंने अनजान बनते हुए कहा। उन एक्सपर्ट्स ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। शहर के लीडर्स भी असहज हो गए। सबने मन में आह भरी। बेवकूफ लड़का, ये क्या बकवास कर रहा है? क्या तेरे तरीके से बाघ बच जाएगा? अगर बाघ यहाँ मर गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये एक्सपर्ट्स तुम्हें बचाने आए हैं। ब्रीडिंग सेंटर के एक एक्सपर्ट ने यांग शिनहाई से कहा। डिप्टी मेयर यांग, हालत बहुत खराब है। हम बस अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब था कि मेरी बात गलत साबित हुई। पिंजरा खोला गया। बेहोश करने की तैयारी थी। तभी किसी ने पिंजरा खोल दिया। बाघ सबके सामने आ गया। एक एक्सपर्ट था जो उसे बेहोश करने बढ़ा। तभी अचानक बाघ ने आंखें खोल दी, शरीर को मरोड़ा और सीधा बैठ गया। अरे बाप रे! जो सबसे करीब था वो बेहोश करने वाला एक्सपर्ट डर के मारे चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। दूर खड़े लीडर्स भी हिल गए। बाघ ने सबको एक बार देखा और धीरे से खड़ा हो गया। अपना बड़ा मुंह खोला और जोर से दहाड़ा। जिस एक्सपर्ट ने कहा था कि हालत गंभीर है, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये बाघ मरता हुआ कहाँ था जब सब बुरी तरह डर गए थे? मैं भीड़ चीरकर बाघ की ओर बढ़ा। सबकी हैरान नजरों के सामने मैंने बाघ के सिर पर हाथ फेरा। नीचे बैठो। बाघ तुरंत शांत हो गया। अपना पिछला हिस्सा टिकाया और धीरे से लेट गया। उसने अपना सिर सहलाने दिया और प्यार से आंखें बंद कर लीं। यांग, शिंगहाई और लीडर्स अब होश में आए। क्या ये मजाक है? इस लड़के ने सबके सामने बाघ को पालतू बना लिया। जंगल का राजा अब एक बिल्ली जैसा सीधा था। मैंने एक्सपर्ट से कहा, कोई बात नहीं, आप लोग जारी रखें, मैं इसे पकड़ कर रखता हूँ। सारे लीडर्स और ब्रीडिंग सेंटर के एक्सपर्ट्स पूरी तरह दंग रह गए। क्या उन्हें पकड़ने की जरूरत थी? तभी मैंने देखा कि यांग शिंगहाई थोड़ा झुककर मुझसे धीरे से बोला, बॉस काओ, जल्दी पिंजरा बंद करो। मैंने हैरान होकर एक्सपर्ट्स को देखा। बंद कर दूं? क्या चेक नहीं करना? नहीं, जरूरत नहीं। मिस्टर काओ, पहले पिंजरा बंद कीजिए। मैंने सिर हिलाया और जैसे ही लॉक लगा, सबकी जान वापस उनके शरीर में आ गई। कोई बैठा था, कोई गिरा हुआ, सब एक साथ ढह गए। बहुत डरावना था। सोंग तिएशान ने सबकी तरफ से एक सही सवाल पूछा, छोटे काओ, ये बाघ कहीं ये मरने से पहले की छटपटाहट तो नहीं? मैं मुस्कुराया। अंकल सोंग, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? उन्हें मेरी ट्रेनिंग का पता नहीं, पर आप तो जानते हैं मैं सिर्फ पक्षी नहीं सिखाता। बड़े जानवरों की बुद्धि ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें पालना आसान है। और जंगली जानवरों के इलाज का हुनर मेरे दादाजी ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया। सोंग तिएशान ने सिर हिलाया और यांग शिंगहाई को देखा। वाकई तुम कमाल के इंसान हो। मेरा काम वाकई अद्भुत था। सोचिए, बाघ आए अभी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ और मैंने एक मरते हुए बाघ को खड़ा कर दिया और दहाड़ने लायक बना दिया, जो नामुमकिन था। और मुझे देखकर वो एक पालतू बिल्ली जैसा था। अगर कोई और होता तो बस इतना ही कर पाता। आप ज्यादा कह रहे हैं। मैं थोड़ा शर्माया। सर, यहाँ बहुत भीड़ है। ये बाघ थोड़ा डरा हुआ है और काफी उत्तेजित भी। देखना ठीक नहीं होगा। तो क्यों ना सभी एक्सपर्ट्स। ओह, ठीक है, ठीक है। उसने तुरंत सबको वापस बुलाया। अब जब बाघ का इलाज हो गया है तो इतने सारे लोगों का यहाँ जमा होना जरूरी नहीं है। लीडर्स के जाने के बाद इसका मतलब ये था कि अब यह बाघ पूरी तरह मेरे चिड़ियाघर का है, सेक्ट का आश्रय। मैं बहुत खुश हुआ। अब फिर से रिवॉर्ड मिलेगा। फिर मुझे पता चला कि डायरेक्टर झांग को बाघ यहाँ भेजने का आइडिया ग्रीन फॉरेस्ट के मालिक ने दिया था। लगता है मेरे चिड़ियाघर ने उसका धंधा छीना, इसलिए वो मुझसे चिढ़ा है। मैंने तुरंत फोन निकाला और ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में सर्च किया। 3 दिन बाद ग्रीन फॉरेस्ट की 20वीं सालगिरह है, फूड स्ट्रीट के साथ, और दिन भर सर्कस शो भी होंगे। टिकट पर 20% छूट, सिर्फ 280 में फूड स्ट्रीट और सारे शो शामिल हैं। मैं धीरे से मुस्कुराया। सेलिब्रेशन? तो मुझे भी वहां जाना चाहिए।
तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया तो मैं भी तुम्हें तोहफा दूंगा। मैं ऑफिस की तरफ मुड़ा। जैसे ही कौवे वाले पेड़ के पास पहुंचा, देखा कि टोंग आन की लाइव है। उसने काली ड्रेस पहनी थी और चारों तरफ काले कौवे मंडरा रहे थे। नजारा वाकई कमाल का था। जब टोंग आन की नाचती तो कौवे उसके चारों ओर घूमने लगते। बिल्कुल जादुई लग रहा था। टोंग आन की लाइव स्ट्रीम कर रही थी। लोग पूछ रहे थे कि यह जगह कहाँ है। वो बार बार चैंगान जू के बारे में बता रही थी। तभी अचानक सेक्ट की श्रद्धा वैल्यू 1, कुल श्रद्धा वैल्यू 70, इनाम मिला। हार्ड सोल आर्ट, बीस्ट कंट्रोल तकनीक। हार्ड सोल कीड़े बनाकर उन्हें इंक बीस्ट में डालो तो थोड़े समय के लिए उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है और साथ ही उनकी काबिलियत भी बढ़ जाएगी। इंक बीस्ट का मतलब मेरे जुलाई बीस्ट के अलावा सभी जानवर हैं। मैंने मेहनत करती टोंग एनकी को देखा और खुश हुआ। फिर मुड़कर ऑफिस चला गया। दोपहर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआंग कल अपने स्टूडेंट के हंगामे की वजह से खुद माफी मांगने आए थे। वो रिसर्च के लिए पैसे देने को भी तैयार थे। उनकी नीयत एकदम साफ थी। मैंने सिर हिलाया और कहा, बुजुर्ग साहब, आप कैंसर से लड़ रहे हैं, मौत की परवाह नहीं की, फिर भी काम के लिए इतना जुनून है। यहाँ तक कि कौवों की रिसर्च के लिए माफी मांग रहे हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। एक स्कॉलर के तौर पर आप लाजवाब हैं। मैंने उन्हें थम्स अप दिया, पर फिर बात पलट दी। लेकिन इंसान के तौर पर आप बेकार हैं। आपके पास बस 1 महीना बचा है। आप रिसर्च के लिए जान दे सकते हैं, पर अगर आप यहाँ मर गए तो मैं क्या करूंगा? आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। मेरी बातें काफी रूखी थीं। सब हैरान होकर प्रोफेसर हुआंग को देखने लगे और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि प्रोफेसर हुआंग की आंखें भी फटी रह गईं। वो पूरी तरह दंग थे। इतना कहकर मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और वापस चिड़ियाघर के अंदर चला गया। कैंसर? ये कब हुआ? सबसे ज्यादा कंफ्यूज खुद प्रोफेसर हुआंग थे। उन्हें कुछ नहीं पता था। नामुमकिन है? मेरे पिछले चेकअप में तो ऐसा कुछ नहीं था। जब प्रोफेसर ने ये कहा तो आसपास के लोगों ने चैन की सांस ली। ये बॉस काओ भी अजीब हैं। माफी न मानना अलग बात है, पर गुस्से में प्रोफेसर को बद्दुआ देना गलत है। प्रोफेसर ने एक आह भरी, सिर हिलाया और स्टूडेंट्स के साथ चले गए। मैं वापस कैंपस के मंकी गार्डन पहुंचा। बंदरों के बाड़े में 5 वयस्क बंदर थे। चांगान चिड़ियाघर में जादुई बंदर नहीं होते। अब तुम लोगों को काम करना चाहिए। ये कहते हुए मैंने अपनी आत्मा शक्ति जगाई। हथेली पर 5 चमकते कीड़े उभर आए और मैंने उन्हें फूंक मारकर उड़ा दिया। 5 कीड़े 5 बंदरों की ओर उड़े। कीड़े उनके माथे में समा गए। मैंने तुरंत पिंजरे का दरवाजा खोला। काम पर लगो। ये सुनकर बंदर औजार लेने लगे। बड़े झाड़ू, बोरे, कुछ ने कपड़े लिए और कुछ पानी के टब। फिर वे गेट के टिकट काउंटर पर भागे। कपड़ा लिए बंदर ने उसे धोया और फुर्ती से काउंटर की छत पर चढ़ गया और जोर शोर से सफाई करने लगा। जब कपड़ा गंदा हुआ तो उसने उसे पानी से धोया और फिर से पोंछना शुरू किया। ये देख ऑफिसर लुओ दंग रह गए। तुमने जिस सफाई की बात की वो ये कर रहे हैं? क्या ये बंदर इंसान बन गए हैं? वहीं बोरा लिए हुए बंदर ने बगीचे से सूखे पत्ते इकट्ठे किए। टोंग आनकी भी हैरान थी। पास खड़ी वेनेक्सी चिल्लाई, खड़ी मत रहो, कैमरा चालू करो। फिर वह पूरे जोश में उड़ने लगी। आनकी ने मेरे अकाउंट से लाइव स्ट्रीम शुरू की। टाइटल बदल कर रखा, आज कोई डिलीवरी नहीं, बंदरों की सफाई। लाइव होते ही हजारों लोग जुड़ गए। कमेंट्स की बाढ़ आ गई और गिफ्ट्स की बारिश होने लगी। आखिरकार फिर से लाइव आए। इंतजार था आपका। काओ भाई, आज डिलीवरी नहीं, बंदरों की सफाई, इसका क्या मतलब है? तब वेनेक्सी ने कैमरा आनकी के सामने किया। काली ड्रेस में आनकी स्क्रीन पर दिखी। उसके कंधे पर एक कौवा बैठा था। दोस्तों, बॉस घर पर नहीं है, अब हम मस्ती शुरू करेंगे। तभी वेनशी उड़ा और कैमरा सफाई करते बंदरों की ओर ले गया। कमेंट्स में हंगामा मच गया। वाह, कितनी सुंदर गाय है। वो मशहूर इन्फ्लुएंसर टोंग एनेक्सी है। लाखों फॉलोअर्स वाली स्टार है वो। बॉस काओ ने उसे पा लिया। रुको, वो तो बंदर है क्या? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? बंदर सफाई कर रहे हैं, ये बंदर काम कर रहे हैं और वो कौवे भी खाली नहीं बैठे। इस चिड़ियाघर में कुछ तो गड़बड़ है। सैकड़ों कौवे पेड़ों के नीचे जमीन के पास उड़ रहे थे और जमीन से सूखे पत्ते और टहनियां हटा रहे थे। कचरे के बैग, कागज के टुकड़े और फलों के बीज, सब कुछ कौवों ने पास के डस्टबिन में डाल दिया। नजारा वाकई शानदार था। 15 मिनट में देखने वालों की संख्या 1 लाख पार कर गई। गिफ्ट्स की बारिश होने लगी। सही कहा, मैंने सुबह खबर देखी थी कि क्या कोई घायल बाघ आया है। हाँ, शायद कोई घायल साउथ चाइना टाइगर है। क्या हम बाघ को देख सकते हैं? वेनशी तेजी से पिंजरों की ओर उड़ा। लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन पर अचानक एक बड़ा लोहे का पिंजरा दिखा। पट्टियों में लिपटा एक बाघ मजे से करवट लेकर सो रहा था। वेनशी ने चोंच से पिंजरे को खटखटाया और चिल्लाया, बाघ भाई,
उठो, काम का समय है। पिंजरे के अंदर बाघ जाग गया और गुस्से में धीरे से गुर्राया। उसकी एक दहाड़ पूरी लाइव स्ट्रीम में गूंज उठी। अरे, इस पागल पक्षी को क्या हुआ है? इसे क्यों जगाया? इसे दूर ले जाओ, कहीं काट न ले। वैंशी तुरंत उड़ा और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। साउथ चाइना टाइगर बड़बड़ाते हुए उस पर दहाड़ने लगा। फिर वैनशी वहां से उड़ गया। जब लोग बंदरों की सफाई देखकर बोर हो गए, हुआनान टाइगर अभी सोया ही था कि वो पक्षी फिर अंदर आ गया, जिससे लाइव स्ट्रीम में सब हंसने लगे। पहले के मुकाबले, जब सिर्फ वेनेक्सी डिलीवरी कर रही थी, उस एक काम के मुकाबले आज का चैंगान जू लाइव स्ट्रीम वाकई बहुत धमाकेदार था। कुकिंग क्लास पूरी दोपहर चली और मैं दोपहर भर बाहर डेल्टा खेलता रहा। जब लौटा तो अंधेरा होने लगा था। बंदर कब के अपने बाड़े में सोने चले गए थे। आज वो पूरी तरह थक चुके थे। मैंने बैकएंड चेक किया। दोपहर की लाइव स्ट्रीमिंग से साफ 3.6 लाख की कमाई हुई। फॉलोअर्स बढ़कर 19.8 लाख हो गए। सबसे जरूरी बात ये थी कि मेरी प्रतिष्ठा दोपहर में 2 पॉइंट बढ़ गई। अब कुल प्रतिष्ठा 72 पॉइंट हो गई है। मैं बहुत खुश था। तो मैं सोच रहा था कि कुछ और लोग रख लूं ताकि प्रतिष्ठा 80 तक पहुंच जाए। अगली सुबह मेरी नजर सुबह की खबरों पर पड़ी। रिपोर्ट थी कि ऊपर होंगक्सुन में समस्या हुई है। कचरे ने मेहुआ नदी को जाम कर दिया। वो एरियल शॉट्स वाकई हैरान करने वाले थे। 50-60 मीटर चौड़ी नदी और कम से कम 5 किमी तक फैला कचरा। इसे देखकर लगता था कि ये बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ मेहुआ नदी के ऊपरी हिस्से में डिप्टी मेयर यांग शिनहाई पर्यावरण अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे ताकि नदी की सफाई हो सके। तभी अचानक कोई चिल्लाया, वो वहां क्या है? सबने उसी दिशा में देखा तो देखा कि आसमान में काले बादलों जैसा एक झुंड उनकी ओर आ रहा है। यांग शिनहाई की आंखें चमक उठीं। ये कौवे हैं। ये चेंगान जू के कौवे हैं। लगभग 400 कौवे होंगे। ये कौवे यहाँ क्यों आए हैं? कुछ लोग अब भी हैरान थे। शायद उन्हें इन कौवों की खूबी नहीं पता थी। ये कौवे सीधे नदी के कचरे की ओर बढ़े। हर कौवे ने बड़ी सटीकता से कचरा अपनी चोंच या पंजों से उठाया और तेजी से जंगलों और दलदलों के ऊपर उड़े, मुख्य सड़क पर खड़े कचरा ट्रकों की ओर। बिल्कुल हवाई हमले की तरह उन्होंने सारा कचरा ट्रकों में गिरा दिया। तभी ये सब देखने वाले लोग, कौवे सच में नदी साफ कर रहे हैं, जल्दी करो, सारे कचरा ट्रक एक जगह करो ताकि कौवे आसानी से कचरा डाल सकें और गाड़ियां तुरंत यहां बढ़ाओ। ये आदेश देते हुए यांग शिनहाई खुशी से चमक रहा था। इस वक्त मेरी लाइव स्ट्रीम में एक बहुत ऊंचा एरियल व्यू था। ये नजारा अभी भी वेंशी दिखा रहा था। सामने एक सबसे बड़ा जहरीला कौवा था। वो कौवा हवा में एक जगह स्थिर खड़ा था। कभी कभी वो नीचे उड़ता और बाकी कौवों पर चिल्लाता। काम कर रहे उन कौवों में से आधे नीचे जंगल के पेड़ों पर उतरे और आराम करने लगे। बाकी आधे काम कर रहे थे। लाइव चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हो तेरी, ओ भाई, इन्हें शिफ्ट में आराम करना भी आता है? ये तो कमाल है यार। क्या ये बॉस का तरीका है काम कराने का? फिर शाम 6 बजे के करीब काम करने वाले कौवे चिड़ियाघर लौटे। मैंने 2 बीस्ट स्पिरिट पिल्स मिलाई और सभी कौवों को दावत दी। फिर मैंने उनसे रात भर काम करवाया। ये सिलसिला पूरी रात चला और मैं भी पूरी रात लाइव रहा। सुबह 8 बजे तक 85% से ज्यादा कचरा साफ हो चुका था। कई किलोमीटर लंबी नदी अब साफ दिखने लगी थी। पानी अब चमक रहा था। जैसे ही सुबह की खबर आई, लोग दंग रह गए, क्योंकि अगर इंसान इसे साफ करते तो इतने बड़े काम में कम से कम 1 महीना लगता। दूसरी तरफ रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर हुआंग की तबीयत बिगड़ गई। सबने मिलकर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के वाइस डीन ने हुआंग लाओ को ऑफिस में बुलाया और थोड़े उत्तेजित होकर कहा, हुआंग लाओ, आपके पेट के टिश्यू की पैथोलॉजी रिपोर्ट आ गई है। हमने पुष्टि की है कि ये कैंसर में बदल चुका है, लेकिन अगर सर्जरी से इसे निकाल दिया जाए तो ठीक होने की संभावना 90% से ज्यादा है। फिलहाल इकलौती समस्या आपकी बढ़ती उम्र है, जिससे सर्जरी का रिस्क थोड़ा ज्यादा है। अगर आप तैयार हैं तो ये सर्जरी मैं खुद करूंगा, पर आपको फैसला जल्दी लेना होगा, क्योंकि मैं पक्का नहीं कह सकता कि कैंसर कितनी तेजी से फैल रहा है। ये सुनकर हुआंग लाओ सन्न रह गए। गू ने मुश्किल से कहा, तो उनका मतलब इस बारे में था। सुबह ठीक 11 बजे यूनहाई सिटी हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नहरों की सफाई के काम की जानकारी देने के लिए। ठीक आधे घंटे पहले ये मुश्किल और जरूरी काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इस कामयाबी का श्रेय जाता है चैंगान चिड़ियाघर के जानवरों को। इससे मुझे और मेरे चिड़ियाघर को फिर से शोहरत मिल गई। उसी समय मैं अपने सिस्टम रिवॉर्ड्स चेक कर रहा था। जानवरों से सफाई, जनता का भला, सरकार हैरान। यूशु संप्रदाय की धाक जमी, प्रतिष्ठा में 25 की बढ़त, कुल प्रतिष्ठा अब 97 है।
मैंने मन ही मन कहा कि मेहनत बेकार नहीं गई। इनाम मिला, ताइहे यांग्युआन जेड। इनाम मिला, वह तलवार। मेरी आंखें चमक उठीं। ताइहे यांग्युआन जेड, जो प्रकृति की ऊर्जा को सोखता है और उसे संचित करता है ताकि सभी जीव शांति से रह सकें और फलें फूलें। बीस्ट रेस के लिए वो अंगूठी एक जादुई स्टोरेज है। मालिक की शक्ति से इसका स्पेस बढ़ता है। मैंने अंगूठी पहनी और अंदर के स्पेस को महसूस किया। ये लगभग आधे कंटेनर जितना बड़ा था और इस ताइहे यांग्युआन जेड से इस फॉर्मेशन को चलाने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होगी। और सबसे जरूरी बात वो है फॉर्मेशन कोर। ऐसा नहीं है कि कोई भी पत्थर कोर बन सकता है। कम से कम मेरी अभी की ताकत से ये मुमकिन नहीं। इसलिए इस कोर को मुझे खुद ढूंढना होगा। अभी रिसर्च का समय नहीं है। रात में मैं चुपके से पार्क में गया। पूरे पार्क के चारों ओर मैंने ताइहे यांग्युआन फॉर्मेशन बनाना शुरू किया। एनर्जी मेरे पैरों से जमीन में समा रही थी। मैंने कदमों से फॉर्मेशन की सीमा नापी और फिर उसमें नक्शा बनाया। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अदृश्य रास्ते पर घूम रहा हूँ। वैनशी और हेचुआन छज्जे से ये सब देख रहे थे। हेचुआन, क्या मास्टर को कोई बीमारी हो गई है? अरे अरे हेचुआन, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? इस फॉर्मेशन में मुझे पूरे 5 घंटे लगे। ऊपर जाकर नहाने के बाद मैं खिड़की पर खड़ा हुआ। मैंने धीरे से ताली बजाई और पूरे चेनान चिड़ियाघर का स्पेस हल्का सा कांप उठा, जैसे कोई ठंडी हवा चली हो और हवा और भी ताजा हो गई। पर असर बहुत कम था। बस ऐसा लगा जैसे पार्क में 100 पेड़ और लग गए हों। क्या कर सकता था? इलाका बहुत बड़ा है और अभी मेरी शक्ति कम है, तो बस इतना ही हो पाया। एक सुबह यूनहाई सिटी ग्रीन फॉरेस्ट जू के बाहर ग्रीन फॉरेस्ट की 20वीं सालगिरह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अंदर सर्कस का आकर्षण होने की वजह से काफी भीड़ उमड़ी है और रात को लाइट शो और पटाखे भी हैं। पूरे दिन की कुल बिक्री शायद 1.5 करोड़ पार कर जाए। ये सोचकर डायरेक्टर लिन लू मिंग बहुत खुश थे, पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं चली। उन्हें पता चला कि बाघ बाड़े से बाहर निकल गया है। इस वक्त ग्रीन फॉरेस्ट जू के अंदर पूरी तरह अफरा तफरी मची है। करीब 3 मीटर लंबा एक काला बाघ दहाड़ते हुए इधर उधर भाग रहा है। पर्यटक डर के मारे जमीन पर गिर पड़े हैं और चीख रहे हैं, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। पर बाघ को इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस पागलों की तरह दौड़ रहा था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। आखिरकार 6 बेहोशी के इंजेक्शन के बाद बाघ गिर गया और उसे वापस बाड़े में ले जाया गया। तभी अधिकारियों की एक टीम तेजी से पहुंची और स्थिति पर काबू पा लिया गया। तब जाकर लिन लू मिंग ने चैन की सांस ली। शुक्र है कोई हताहत नहीं हुआ। पर बुरी खबर ये थी कि इंटरनेट पर वीडियो फैल चुके थे जिन्हें रोका नहीं जा सकता था। टिकट रिफंड की मांग जू के गेट पर गूंज रही थी। लिन लू मिंग को शक था कि रिफंड मांगने वाले टिकट खरीदने वालों से ज्यादा थे। संबंधित विभागों ने तुरंत कार्रवाई की। लिन लू मिंग को हार माननी पड़ी। उन्होंने रिफंड के लिए अलग काउंटर खोल दिया। साथ ही अब उन्हें भारी जुर्माने और जांच का सामना करना था। लिन लू मिंग रोने ही वाले थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाघ अचानक पागल कैसे हो गया और भीड़ की तरफ क्यों भागा। तभी लिन लू मिंग ने दूर एक पेड़ पर एक बत्तख को बैठे देखा। वह है लिन लू मिंग चिल्लाए। वह बत्तख अब मेरी पहचान बन चुकी है और सबसे बड़ी बात, उसकी मुझसे दुश्मनी है, क्योंकि मैंने ही डायरेक्टर झांग को सलाह दी थी कि उस मरते हुए बाघ को मेरे पास भेज दें। काओ चेंग, लिन लू मिंग चिल्लाया और दीवार पर घूंसा मारा। मैंने सच में डू या के जरिए एक सोल वॉर्म भेजा था ताकि बाघ भीड़ पर हमला करे। बेशक बाघ को किसी को चोट नहीं पहुंचानी थी, वरना बाघ की जान भी खतरे में होती। मेरा मकसद ग्रीन फॉरेस्ट जू की साख गिराना था ताकि वो दोबारा मुझे हराने की हिम्मत न करे। दोपहर को बाघ के बाड़े वाली कंपनी आई। जैसे ही मैंने इंस्टॉलेशन देखा, सिस्टम का मैसेज आया, सेक्ट का ड्रैगन शेल्टर 1 भले ही साधारण था पर रहने के लिए ठीक था। प्रतिष्ठा 1, कुल प्रतिष्ठा 98। मैं जोश से भर गया। लाइव स्ट्रीम तो बस पैसे कमाने का जरिया है, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जू पर ध्यान देना ज्यादा तेज तरीका है। इसलिए सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि स्टाफ भी चाहिए था। अगले दिन मैंने झांग वेई से कॉन्ट्रैक्ट बनवाए ताकि लाइव भर्ती शुरू कर सकूं। लाइव आने से पहले मुझे अचानक एक वीडियो दिखा। ग्रीन फॉरेस्ट जू के गेट पर 20 से ज्यादा लोग थे जो बैनर पकड़े हुए थे। घटिया जू, तनख्वाह नहीं मिली, गलत तरीके से निकाला, हमारा पैसा वापस करो। मेरी आंखें चमक उठीं। मैं झांग वेई को लेकर तुरंत वहां पहुंचा ताकि उन्हें अपने जू में नौकरी दे सकूं, पर उन्होंने मुझे भाव नहीं दिया। बॉस काओ, शायद आप जानवरों को संभालना जानते हो, पर जू चलाना एक बिजनेस है। हाँ, मैं ऐसी नौकरी चाहता हूँ
जहाँ तरक्की की गुंजाइश हो। आपका जू, मुझे आपके जू का भविष्य ठीक नहीं लगता। माफ कीजिएगा। एक एक करके सबने मुझे मना कर दिया, पर सबने मुझे बुरी तरह ठुकरा दिया। मैंने इन्हें इसलिए बुलाया, एक तो ये पुराने कर्मचारी थे, काम का माहौल जानते थे तो तुरंत काम शुरू कर सकते थे। दूसरा, मेरी वजह से ही लिन लूमिंग से बदला लेने के चक्कर में इन मासूम लोगों की नौकरी गई। वे बेरोजगार हो गए थे, तो मैंने सोचा इन्हें रख लूं, एक तरह से प्रायश्चित हो जाता। पर किसे पता था कि किसी को मेरा छोटा सा चिड़ियाघर पसंद नहीं आएगा। लेकिन एक समझदार लड़की मिली। वो थी खूबसूरत वैन मेइयिंग। वो एक सर्टिफाइड वेटरिनरी डॉक्टर है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, बस एक डॉक्टर की जरूरत थी। तुम्हारी पिछली सैलरी कितनी थी? 9,000। मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ। जरूरत नहीं। मैंने थोड़ा सोचा। 15,000 महीना। मानोगी? कितना? 1,500। सुबह 8 से शाम 6, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, शनि रवि के अलावा अपनी पसंद से, और छुट्टियों पर 5 गुना सैलरी। वो दंग रह गई। वेन मेइयिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या आपको पहले मेरी काबिलियत चेक नहीं करनी? मैं बस मुस्कुराया। मैंने उसे सिर्फ इसलिए रखा ताकि उसका लाइसेंस मेरे काम आए। जो बीमारी वो नहीं ठीक कर सकती, वो मैं ठीक कर सकता हूँ। तो टेस्ट की क्या जरूरत? चिड़ियाघर पहुंचकर मैंने लुओ जिन से मिलवाया। मिलो, ये नई डॉक्टर हैं, वैन मेइयिंग। पहले ग्रीन फॉरेस्ट जू में थीं, जहां मालिक ने उन्हें गलत तरीके से निकाला। और ये है लुओ जिन। ये हमारे फाइनेंस हेड हैं। और लाइव स्ट्रीम वाली टोंग एन की हैं, मेई वुशी। अभी गाड़ी में जो थे वो झांग वेई हैं, लीगल हेड। स्वागत है। ठीक है, शुक्रिया। वेन मेइयिन मुस्कुराई। लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। लुओ जिन मिलनसार था। उसने वैन मेइयिन की झिझक दूर करने के लिए कहा, चलिए मैं आपको घुमाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। वेन मेइयिन मान गई और दोनों बातें करते हुए कैंपस के अंदर चले गए। मैं टाइगर शेल्टर की ओर गया और देखा कि टोंग एन की भी वहीं लाइव थी, जिससे स्ट्रीम में एकदम हलचल मच गई। बॉस काओ मिल गए। बॉस फिर आलस कर रहे हैं। एनकी, थोड़ी देर दिखाओ। ये बंदा भी अजीब है। दोस्तों, टाइगर अब काफी ठीक है, तो चलिए मेरे कैमरे के साथ उसकी पट्टी खोलते हैं। इतना कहकर मैंने टोंग एनकी से फोन ले लिया। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया। लाइव चैट में धमाका हो गया। ओ तेरी, बॉस काओ, सच में आप ऐसे ही अंदर गए? इतने करीब? कितना रोमांचक है। बाप रे, मैं तो डर के मारे कांप गया। बॉस, कम से कम बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनते। तब तक मैं अंदर पहुंच चुका था। दोस्तों, इस टाइगर का नाम याद रखना। इसका नाम पोजुन है। इतने में पोजुन दौड़कर मेरी तरफ आया। लाइव देखने वाले बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि अगले ही पल टाइगर मुझ पर झपट पड़ेगा और गला काट देगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि टाइगर मेरे पास आया और अपना सिर प्यार से मेरी टांगों से रगड़ने लगा। मैंने पोजुन के सिर को सहलाया और उसे जमीन पर लेटने को कहा। पोजुन चुपचाप लेट गया और अपना पेट दिखा दिया। मैंने उसके पंजे की पट्टी खोली। जख्म लगभग भर चुका था। नई खाल आ गई थी। लाइव कैमरे के सामने मैंने धीरे धीरे सिर की पट्टी खोली और तभी दिखा एक सफेद आंख, जिस पर एक खौफनाक निशान था। अरे यार, क्या इस बाघ की एक आंख अंधी है? पुतली तो है, पर बेचारा टाइगर। बहुत दुखद है, पर मुझे ये थोड़ा कूल लग रहा है। मैं भी थोड़ा हैरान हूँ। आंख को वाकई गहरी चोट लगी थी, पर मुझे पता है कि ये अंधा नहीं है। पोजून ने कहा कि वो देख सकता है। मैंने अपनी तकनीक इस्तेमाल की और देखा कि बस एक हल्की धुंध है। नजर पर ज्यादा असर नहीं है, पर सोचा नहीं था कि ठीक होने के बाद ये सफेद हो जाएगी। सामने से दोनों आंखें देखने पर वाकई बहुत कूल लगता है। चलो 2 चक्कर लगाओ। मैंने चेक किया, अब कोई बाहरी चोट नहीं है। फिर मैंने हाथ बढ़ाया और पो जून के पिछले हिस्से पर थपकी दी। पो जून तुरंत उठा और सिर झटकने लगा। फिर उस छोटे से बाड़े में टहलने लगा। उसका ये मासूम अंदाज देखकर लाइव स्ट्रीम के लोग चिल्लाने लगे कि वो इसे करीब से देखना चाहते हैं। मैं बाड़े से बाहर आया और फोन वापस कर दिया। हैरान खड़ी टोंग एनकी को, क्या बाघ की पूंछ नहीं छूनी चाहिए? बॉस काओ, ये सब क्या है? छूना मना है, थपकी देना नहीं। बॉस काओ तो बहुत बेफिक्र हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाघ को खुद पाला हो। मेरे जाते ही टोंग एनकी ने लाइव व्यूअर्स देखे, जो पहले से लगभग दोगुने हो चुके थे। बाहर से कुछ लोग अंदर आए। सब कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे, लड़के और लड़कियां। मुझे देखकर सब काफी उत्साहित थे। झांग वेई आगे आया और धीरे से बोला, बॉस, सब मिल गए हैं। 20 लोग। क्या वो गरीब हैं? हाँ, बिल्कुल कंगाल हैं। इन सब का चरित्र एकदम भरोसेमंद है।
पढ़ाई में भी अच्छे हैं और सब पार्ट टाइम काम करते हैं। कुछ को गरीबी भत्ता भी मिला है। अच्छा काम किया। मैंने सिर हिलाया। झांग वेई फिर जल्दी से बोला, भाई, इसके अलावा मैं अपने 3 रूममेट्स को ले आया हूँ। वो तीनों मेरी मदद कर रहे थे इस मामले की जांच में। जब उन्हें पता चला कि यहाँ नौकरी है तो वो भी कोशिश करना चाहते थे। वो बहुत ज्यादा गरीब नहीं हैं, पर गरीब तो कहे जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक आम परिवार, लेकिन उनका चरित्र एकदम सही है। देखिए, झांग वेई ने बात खत्म की और घबराहट में थूक निकला, जैसे उसे डर हो कि मैं नाराज हो जाऊंगा। पर मैं बस मुस्कुराया। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो अनजानों को भी रख लूं। तो फिर तुम्हारे जान पहचान वालों को क्यों नहीं, वरना तुम्हारी इज्जत कहाँ रहेगी। मैंने उसके सीने पर हल्का सा थपकी दी। झांग वेई भावुक हो गया। यही वजह थी कि वो मेरा इतना वफादार था। साथियों, नमस्ते सबको। मेरा नाम काओ चैंग है। मैं इस चिड़ियाघर का मालिक हूँ। आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद झांग वेई ने बता दिया होगा। गार्ड, सफाई कर्मी, टिकट क्लर्क, कीपर, स्टाफ। मुझे यहाँ हर चीज की कमी है, बस सैलरी की कमी नहीं है। सभी पदों के लिए, मेरा मतलब है सबके लिए। शुरुआती तनख्वाह 10,000 होगी। काम की मुश्किल के हिसाब से यह बढ़ेगी। सब हैरान रह गए। छुट्टियों पर 3 गुना सैलरी मिलेगी। हफ्ते में एक छुट्टी, वीकेंड के अलावा कोई भी दिन। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। ओवरटाइम का अलग पैसा मिलेगा। बोनस अलग से होगा। जो नौकरी करना चाहते हैं वहीं रुकें। जिन्हें दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। 200 रुपए किराया लो और अभी जा सकते हो। मेरे कहते ही ये छात्र दंग रह गए। गेटकीपर की सैलरी भी 10,000 से शुरू है। बीमा और फंड, ओवरटाइम पैसा, 3 गुना तनख्वाह। क्या ये सही है? ये तो वैसा नहीं है जैसा वो सुनते हैं। उन्हें तो लगा होगा प्रोबेशन में कोई पैसा नहीं, मुफ्त ओवरटाइम। कंपनी मौका दे रही है। शुक्र मनाओ और संतोष करो। ऐसी सुविधाएं इन गरीब छात्रों के लिए वफादार सिपाही बनाने का सही तरीका है। मैं रुकना चाहता हूँ। मैं भी रुकूंगा। सब छात्रों ने जोश में हाथ उठा दिए। एक भी नहीं गया। मैंने सिर हिलाया। झांग वेई, कॉन्ट्रैक्ट लाओ, अभी साइन करो। इतना कहकर मैं सबको ऑफिस ले गया। छात्र खुशी से लाल हो रहे थे। इंटरव्यू का ऐसा तरीका उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। शुक्र है कि ये अपना देश है। अगर ये म्यांमार होता तो वो अब तक भाग चुके होते। आज 24 लोगों ने ज्वाइन किया। जब आखिरी छात्र वेन मेयिन ने साइन किया, तब मेरा सिस्टम चालू हुआ। शिष्य संख्या 24, सेक्ट उम्मीदें 24। इनाम मिला। साधना स्तर बढ़ा। इनाम मिला। 3 एक नजर गोलियां, 3 रंग बदल गोलियां। मेरी आंखें चमक उठीं। ये दवाइयां पहली बार देखी थीं। एक नजर गोली से जानवरों की शक्ति बढ़ती है। इसकी प्रजनन क्षमता बहुत बढ़ सकती है। हुआन काई गोली से जानवरों का रूप और चमक हमेशा के लिए बदल जाती है। चिड़ियाघर के लिए यह गोली किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे पहले मुझे पांडा का ख्याल आया, पर फिर मैं खुद पर ही हंस पड़ा। पांडा की क्या जरूरत है? मेरे पास तो साउथ चाइना टाइगर है। पांडा की लोकप्रियता टाइगर के सामने कुछ भी नहीं है। जाहिर है, पहले मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट वाले जानवरों को चुनूंगा, पर पांडा को भी नहीं छोड़ूंगा। उसे भी लाना ही है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद झांग वेई ने सबको पार्क दिखाने की पेशकश की और वह भीड़ लेकर बाहर निकल गया। लो जिन भी नई अकाउंटेंट से सीखने के लिए उतावला था, इसलिए वेन में यिन के साथ चला गया। भीड़ के जाते ही सोंग शिनजी का फोन आया। हेलो, लाओ काओ, फ्री हो? एक नए फॉरेस्ट डायरेक्टर आए हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, पर डर है कि कहीं तुम मना न कर दो, इसलिए मुझे पहले भेजने को कह रहे हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। नया फॉरेस्ट ऑफिसर तो काफी सावधान निकला। नए ऑफिसर को डरने की क्या जरूरत है? सीधे आ सकते हैं। वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिश्ते अच्छे रखना जरूरी है। आखिर चिड़ियाघर उन्हीं के अंडर आता है। मैं अभी फ्री हूँ, उन्हें ले आओ। दोपहर का वक्त है, मेरे यहाँ हॉट पॉट खाते हैं। फिर मैंने झांग वेई से कहा कि नए स्टाफ को लंच पर ले जाए और मैं सोंग शिनजी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सोंग शिनजी डायरेक्टर झोई शान को ले आया। पहले थोड़ी औपचारिक बातें हुईं। मुझे लगा झोई शान किसी खास काम से आया है, पर काफी देर बाद भी मुझे झोई शान का मकसद समझ नहीं आया। शायद वो बस अच्छे रिश्ते बनाना चाहता था, इसलिए बातें काफी सहज रहीं। झो ईशान अभी सिर्फ 35 साल का है। इस पद तक पहुंचना काफी कम उम्र में है। गपशप के दौरान मुझे झो ईशान से पता चला कि जंगली सुअर बढ़ गए हैं, जो फसलें बर्बाद कर रहे हैं, और शिकारी कुत्तों की टीम बहुत महंगी है। सिर्फ बड़े जमींदारों को छोड़कर आम किसान इसे नहीं झेल सकते। पहाड़ों के कई कस्बों के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। मुझे तुरंत पोज उनका ख्याल आया। मारने का रास्ता? क्या ये एक बहुत अच्छा शिकार करने का मौका नहीं है?
कितने जिंदा मुर्गों को एक जंगली सुअर मारने के बराबर ट्रेनिंग मिलेगी? ये तो आसान है। मैं पार्क के साउथ चाइना टाइगर को भेजकर इसे सुलझा दूंगा। लाओ काओ, क्या तुम नशे में हो? क्या तुमने वो कहावत सुनी है, बाघ को जंगल में छोड़ना? फिक्र मत करो, वह बाघ तुमसे ज्यादा बात मानता है। झो यिशान ये सुनकर पसीने पसीने हो गया। भाई, आप क्या कह रहे हैं? वह एक दुर्लभ साउथ चाइना टाइगर है। ये ठीक नहीं होगा, और आपको उसकी इच्छा का सम्मान भी तो करना चाहिए, है ना? हे, वो पक्का चाहेगा। यकीन नहीं तो चलो उससे पूछें। मैं तुरंत उठा और सबको इशारा किया, फिर सीधे बाहर की ओर चल दिया। झो युशान को ये सब बकवास लगा। मैं सबको लेकर बाघ के पिंजरे के पास पहुंचा। कांच खटखटाया। बाघ, पहाड़ों में जंगली सुअर बढ़ गए हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। क्या तुम बाहर जाकर उन्हें मारना चाहते हो? झो युशान को लगा कि शायद वो सच में नशे में है। ऐसे ही सीधे पूछ लिया, कोई ट्रांसलेटर ऐप क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अजीब होगा अगर बाघ समझ गया तो। अगले ही पल सच में बहुत अजीब हुआ। बाघ की आंखें चमक उठीं और वो जोर से दहाड़ा। वो तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा और अपना सिर हिलाने लगा। झो यिशान दंग रह गया। ये काओ भाई, ये क्या है? इतना उत्साहित है कि सुअर मारना चाहता है, लेकिन वो एक नर बाघ है। नहीं हो सकता। झो भाई, मुझ पर यकीन करें, इसका मिजाज तेज है। नहीं जाने दिया तो गदर मचा देगा। गुस्से में जमीन पर गिरकर झाग निकालने लगेगा। मानेंगे? सब 3 सेकंड तक सन्न रहे। कोई नहीं बोला। यकीन नहीं? तो देखो हुजू, इसे सुअर मारने नहीं जाने दिया। मैंने झो ईशान की तरफ इशारा किया और पो जून तुरंत पैर पटक कर गिर पड़ा। हाथ पैर कांपने लगे और मुंह से झाग निकलने लगा। सब घबरा गए। ये सब क्या हो रहा है? अचानक ऐसा हुआ कि झो, ईशान और सॉन्ग शिंगजी की रूह कांप गई। काओ भाई, ये क्या हुआ? कुछ करो। मैंने हाथ फैलाए और बेबसी से कहा, मैंने तो बताया था, गुस्सैल है ये। जब जाने नहीं दिया तो मैं क्या उपाय करूं? झो ईशान को लगा कि शायद वो नशे में सपना देख रहा है। जाने दो, इसे जाने दो। मैं परमिशन लेता हूँ। मैंने शीशे को खटखटाया। जाने दो इसे, जाने दो। बाघ ने तुरंत कांपना बंद किया, मुंह का झाग झाड़ा और खड़ा हो गया। आखिरकार झो ईशान सिर पर टेंशन लिए वहां से गया। वो मुझसे रिश्ता सुधारने आया था और साथ ही पूछने कि जंगली सुअरों से निपटने का क्या तरीका है। नतीजा ये हुआ कि समस्या हल नहीं हुई, बल्कि एक बड़ी मुसीबत मिल गई। अब उसे इसी मुसीबत को लेकर मेयर बाई हेटोंग के पास जाना पड़ा। क्या वो बाघ सच में कांप रहा था? हाँ, बहुत बुरी तरह। झो ईशान ने गंभीरता से सिर हिलाया। बाई हेटोंग ने तुरंत फोन लगाया। एक दिन सुबह 7 बजे चेंगान चिड़ियाघर में सारे कर्मचारी वहां जमा हो गए। कल जब वे खाना खाने गए तो किंगफैंग डोंगे होटल के मैनेजर ने, हैरानी की बात है कि उन्होंने उन गरीब छात्रों का शाही स्वागत किया। ये सब सिर्फ बॉस काओ के रसूख की वजह से था। इसीलिए वे लोग इस नौकरी को बहुत कीमती मान रहे थे। काम 8 बजे शुरू होना था, पर वे 6 बजे ही आना चाहते थे। चिड़ियाघर में जानवर कम थे, काम नहीं था, फिर भी वे जुटे रहे। सब अस्थायी तौर पर सफाई कर्मी बन गए और काम ढूंढकर करने लगे। अपने काम की जगह साफ करने लगे। तकरीबन 7:30 बजे अचानक मुझे हेचुआन का संदेश मिला, मालिक, गिनती पूरी हो गई। 32 जानवर हैं। क्या आप वापस आएं? मैं बहुत खुश हुआ। हाँ, धीरे धीरे वापस आओ। शहर में मत घुसना। मेरे मैसेज का इंतजार करो। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और सॉन्ग शिंजी को फोन किया। हेलो सॉन्ग, मीडिया को एक खबर लीक कर दो। चेंगान चिड़ियाघर में रहस्यमयी चुंबकीय क्षेत्र है। कौवे अजीब व्यवहार कर रहे हैं। मीडिया की मौजूदगी में सारे जानवर खुद चिड़ियाघर में लौट आएंगे। यही मेरा प्लान था। 20 मिनट बाद कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के मीडिया और यूनहाई डेली और सानोंग ऑनलाइन जैसे सरकारी मीडिया सब चेंगान चिड़ियाघर पहुंच गए और आसमान में कौवों का झुंड 20 मिनट से मंडराकर शोर मचा रहा था। नजारा वाकई हैरान करने वाला था। बॉस काओ, इन कौवों का क्या चक्कर है? बॉस काओ, क्या चिड़ियाघर में कुछ और भी अजीब है? क्या हम अंदर आकर देख सकते हैं? सब एक साथ शोर मचाने लगे और अपने माइक आगे बढ़ाने लगे। अगर मैं जल्दी पीछे न हटता तो आज मेरा मुंह बंद हो जाता। ये कौवे सुबह से ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं। असली वजह क्या है मुझे भी नहीं पता। प्लीज कोई भी दरवाजे पर मत रुकिए, पीछे हटिए। मैं जोर से चिल्लाया। तभी अचानक, वो क्या है? कोई जोर से चिल्लाया। पहाड़ों की तरफ खाली जमीन पर अंधेरा छा गया था, जैसे कोई जंगली जानवर दौड़ रहा हो। ओ तेरी, वो शायद पौराणिक सीबू श्यांग है, हुआ शिया हंटिंग स्पिरिट्स। क्या वो माओ गुआनलू हैं? ये दोनों बंदर भी अजीब हैं। ये बंदर हैं या लंगूर? इतने सारे जानवर यहाँ कैसे आ गए? सब लोग आपस में चर्चा करने लगे।
वो इधर ही आ रहे हैं। सब डर के मारे जल्दी से रास्ता छोड़ने लगे। जानवर चिड़ियाघर के गेट पर आए और शोर मचाने लगे। नज़ारा वाकई हैरान करने वाला था। मैंने गेट पर जानवरों की भीड़ देखी और नाटक करते हुए माथा सिकोड़ा। इतने सारे जानवर क्यों हैं? इंसान गेट ब्लॉक करें वो कम था, अब जानवर भी मुझे रोकने आए हैं। ये किस चिड़ियाघर से भागे हैं? बॉस काओ, ये जानवर उस दिशा से आए हैं। लगता है पहाड़ों के जानवर हैं। मैं उलझन में पड़ गया। पहाड़ों के? पहाड़ों वाले मेरे पास क्यों आए? तभी बात करते हुए रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग पहुंच गए। यूनबा, हुआ शिया लीलिंग, भालू, तियान हांग गिब्बन। हे भगवान, ये सब संरक्षित जानवर हैं। ये खुद चलकर यहाँ कैसे आ गए? रिसर्चर्स के चेहरे पर हैरानी थी। तभी दो बंदर डर गए और सीधे कूदकर अंदर चले गए। चैंगआन चिड़ियाघर की रेलिंग के पार कुछ छोटे कद के या फुर्तीले बिल्लियां और भालू जैसे जानवर तेजी से रेलिंग के अंदर घुसे। मैं जोर से चिल्लाया, तुम सबको अंदर किसने आने दिया? वहीं रुक जाओ। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मैंने रुकने को कहा, वो सारे छोटे जानवर वाकई वहीं थम गए। एक रिपोर्टर से रहा नहीं गया। उसने टोकते हुए कहा, बॉस काओ, इन जानवरों को डराइए मत। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बता दिया है। पहले उन्हें अंदर जाने दीजिए। क्या मजाक कर रहे हो? ये सब फर्स्ट क्लास प्रोटेक्टेड जानवर हैं। मेरे पास तो कोई लाइसेंस तक नहीं है। अगर यहाँ इन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम मेरी जगह जेल जाओगे? तभी किसी ने आवाज दी। फॉरेस्ट ऑफिस के अफसर आ गए। झो यशान अपनी टीम के साथ करीब आए। सामने जानवरों की भीड़ देख वो भी चौंक गए। बॉस काओ, क्या आप इन्हें पहले अंदर आने देंगे ताकि बाहर ये डरे नहीं? डायरेक्टर झो, आप तो मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक फर्स्ट क्लास प्रोटेक्टेड जानवर है। मेरे पास कोई परमिट नहीं है। भले ही मैं इन्हें रख सकूं, पर अगर किसी ने शिकायत कर दी तो? बात तो सही है। अरे, रेस्क्यू सेंटर वाले आ गए। इतना कहते ही रेस्क्यू टीम और गाड़ियां वहां पहुंच गईं। सब कुछ कितना इत्तेफाक था। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि मैं और झो यशान नाटक कर रहे थे। झो यशान ने आदेश दिया, जल्दी इन दुर्लभ जानवरों को रेस्क्यू सेंटर ले जाओ। हाँ हाँ, जल्दी ले जाओ। जैसे ही टीम आई, किसी ने कोशिश की एक हिरण को खींचने की। वो हिरण बुरी तरह डर गया, चीखने लगा और इधर उधर भागने लगा। नहीं, तुमने इसे डरा दिया। रिसर्च सेंटर के लोग उसे रोकने दौड़े। हिरण थोड़ी देर घबराया, फिर चिड़ियाघर के लोहे के गेट पर आ गया और अंदर घुसने की जगह ढूंढने लगा। अब तो बेवकूफ को भी समझ आ गया कि चैंगान चिड़ियाघर के अलावा वो कहीं नहीं जाना चाहते। रिसर्च सेंटर वाले ने झो ईशान से कहा, झो, ये सब पहाड़ों से यहाँ आए हैं, मतलब इन्हें यही जगह चाहिए। मिस्टर काओ, प्लीज गेट खोल दीजिए। आप बेफिक्र रहें, यहाँ इतने लोग गवाह हैं। मीडिया भी है। कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ मिस्टर काओ, हम गवाही दे सकते हैं। सही कहा। जब ये खुद यहाँ आए हैं तो जरूर इस जगह में कुछ खास होगा। इतनी बातों के बीच ही जानवरों ने रेलिंग को जोर जोर से टक्कर मारना शुरू कर दिया। टक्कर क्यों ना मारें? हेचुआन ने अंदर बची हुई आधी गोली तोड़ दी थी। उसकी खुशबू ने जानवरों को पागल कर दिया था। मैंने एक लंबी आह भरी। ठीक है, मैं इन्हें अंदर ले लेता हूँ, पर उम्मीद है कि प्रशासन इन्हें जल्द ले जाएगा। खर्च बहुत होगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा, और मेरे पास लेवल 1 लाइसेंस भी नहीं है। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ऊपर बात करूंगा। मैंने तुरंत गेट खोल दिया। जानवरों का झुंड तेजी से अंदर घुस गया। सब बहुत खुश और उत्साहित थे। अंदर मौजूद नए कर्मचारी यह देखकर दंग रह गए। क्या हम ऐसे ही जानवर लाते हैं? क्या यह सही है? इन्हें सेटल करो, मैंने स्टाफ को आदेश दिया। मीडिया वालों ने एक अजीब नजारा देखा। वो हिरण जिसे रेस्क्यू सेंटर वाले पकड़ने में नाकाम रहे थे, अब वो बड़े आराम से एक महिला कीपर के पीछे चल रहा था, इधर उधर देखते हुए और कभी कभी घास चबाते हुए। और वो क्लाउडेड लेपर्ड आते ही पेड़ पर चढ़ गया। डर के मारे आसपास की बत्तखें फुर्र से उड़ गईं। दो लंबे हाथ वाले गिब्बन भी आते ही एक बड़े पेड़ पर जा बसे। अब तो चिवान चिड़ियाघर पूरी तरह गुलजार हो गया, पर मुझे सिस्टम का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। शायद इन जानवरों की वजह से अगले आधे दिन तक नए जानवर माहौल से वाकिफ हुए और पूरी तरह सेटल हो गए। झो यशान ने इस बात की तुरंत रिपोर्ट बाई हे टोंग को दी, जो प्रांतीय वानिकी विभाग को गई। विभाग के अधिकारी तो दंग रह गए। सुबह 11:30 बजे टोंग इनकी इन दुर्लभ जानवरों का लाइव स्ट्रीम कर रही थी। सब बहुत शानदार थे। लाइव देखने वाले तो देखते ही रह गए। मैं थोड़ी देर टहल ही रहा था कि हेचुआन की आवाज आई, मालिक, कोई आया है। मैं तेजी से बाहर गया। झो यशान, यांग शिन्हाई और कुछ सिटी लीडर्स कुछ एक्सपर्ट्स के साथ दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। मैंने उन सबका स्वागत किया। शहर से आए प्रोफेसर निंग इस टीम के लीडर थे।
और ये लोग हैं। यांग शिनहाई ने मिलते ही पूरी टीम का परिचय कराया। प्रोफेसर निंग करीब 60 साल के थे, सफेद बाल और चश्मा पहने हुए। थोड़ी बातचीत के बाद मैं उन्हें उन दुर्लभ जानवरों को दिखाने ले गया। देखकर प्रोफेसर निंग बहुत उत्साहित हो गए। पहले जिन दुर्लभ जानवरों को देखा था वो या तो कमजोर थे या बहुत गुस्सैल। इतने शांत और स्वस्थ जानवर पहले कभी नहीं देखे थे। अगर ये जानवर यहाँ रह सकें तो रिसर्च के लिए बहुत कीमती होंगे। रही बात पैसों की, तो सरकार के पास वन्य जीवों के बचाव के लिए स्पेशल फंड है। तुम बस अप्लाई करो, मैं खुद उसे आगे पहुंचाऊंगा। मुझे तसल्ली थी कि सरकार ने उन्हें भेजा है, तो इससे पता चलता है कि प्रोफेसर निंग की कितनी अहमियत है। अगर वो खुद सिफारिश करेंगे तो काम न होने का सवाल ही नहीं। तो फिर प्रोफेसर निंग, आपका शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए। अगले दिन सुबह सवेरे झो ईशान खुद आए चिड़ियाघर में खुशखबरी देने। काओ भाई, मुआवजा राशि आ गई है, पहली किस्त और महीने का फंड, कुल 3 मिलियन। इसका मतलब है कि ये जानवर अब कानूनी तौर पर यहाँ रह सकते हैं। उसी समय सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। 32 जानवरों को आश्रय दिया। सेक्ट प्रतिष्ठा 20, कुल प्रतिष्ठा अब 142 है। इनाम मिला शॉकवेव रोअर, इनाम मिला ड्रैगन टर्टल एग, शॉकवेव रोअर, व्हाइट टाइगर ब्लड, जानवरों की कला। इसे सीखने के बाद दहाड़ से रूह कांप जाएगी। ड्रैगन टर्टल एग, एक पेट अंडा। इसे सेने पर एक जादुई ड्रैगन टर्टल मिलेगा। मैंने अपनी हंसी रोकी। सिस्टम ने मुझे कछुए का अंडा दिया। शुक्रिया झो भाई, मदद के लिए। क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, प्रोफेसर निंग ने बहुत मेहनत की। थोड़ी बात के बाद झो ईशान बोले, बाघों द्वारा जंगली सुअर के शिकार की ऊपर से मंजूरी मिल गई है, लेकिन पूरे शिकार के दौरान आपको खुद वहां मौजूद रहना होगा, किसी और को नहीं भेज सकते। ठीक है, तो फिर आप एक ऑफिशियल गार्ड टीम बनाओ, हम मिलकर काम करेंगे। मुझे लाइव स्ट्रीम की कमाई चाहिए और आपको शोहरत। और एक बात, अब जब दक्षिण चीनी बाघ जंगली सुअर मार सकते हैं, वो शिकार लाइसेंस। झो ईशान ने मुस्कुराते हुए बैग से एक फाइल निकाली। मैंने खुशी खुशी उसे ले लिया। सुअर मारना सिर्फ पो जून की ट्रेनिंग के लिए नहीं है, मैं भी अपनी हड्डियां चटकाना चाहता हूँ। झो ईशान के जाने के बाद मैंने टोंग एनकी से नाम बदलकर चेंगान चिड़ियाघर कर दिया। कल 6 सितंबर को औपचारिक उद्घाटन है। फिर मैं लुओ जिन के पास गया, कुछ फाउंडर कार्ड्स बनाओ और एक नोटिस जारी करो। आज तक जिसने भी हमसे टिकट खरीदे हैं वो एक लाइफ टाइम फाउंडर कार्ड ले सकते हैं। जिनके पास ये कार्ड होगा उन्हें चिड़ियाघर के ज्यादातर खर्चों पर फाउंडर डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा यूनहाई शहर के स्थानीय लोगों को अब चेंगान चिड़ियाघर में कुछ खर्चों पर 10% की छूट मिलेगी। दोपहर के लाइव स्ट्रीम के दौरान मैंने ये खबर सुनाई। दोपहर तक मेरी प्रतिष्ठा 2 बार बढ़ गई। शाम करीब 6 बजे मैं, सोंग टिएशान और झो ईशान की टीम उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र गए। लियू हुआ ईस्ट टाउन के बयांग गांव में सुअर शिकार के लिए। ऑफिशियल गार्ड्स के रजिस्टर होने के 1 घंटे बाद पहला ऑर्डर मिल गया। ऑफिशियल गार्ड्स के लिए बयांग गांव से। इतनी जल्दी ऑर्डर मिलने की वजह ये थी कि बाहरी गार्ड्स बहुत महंगे थे। वो 1 एकड़ के 3,000 लेते थे और कोई गारंटी भी नहीं थी, जबकि ऑफिशियल गार्ड्स सिर्फ 5,000 लेते थे और पूरी सफाई की गारंटी भी देते थे। तभी गांव के मुखिया झाओ, टिएझू और किसान जब उन्होंने रेस्क्यू सेंटर की बड़ी गाड़ी से पो जून को उतरते देखा तो उनकी सांसें तक थम गईं। किसी ने उन्हें बताया नहीं था कि गार्ड टीम का शिकारी कुत्ता कुत्ता होना चाहिए। ये बाघ कब बन गया? सिर्फ ग्रामीण ही डर से कांप नहीं रहे थे, बल्कि सोंग टिएशान की मांसपेशियां भी तन गई थीं। वो पहली बार बिना तैयारी के बाघ के सामने था। आसपास के पुलिसकर्मी भी पत्थर की तरह सख्त हो गए थे और अपनी राइफलों को कसकर पकड़े हुए थे। यही उनका इकलौता सहारा है। दूसरी तरफ मैंने बाघ को कसरत के लिए दूर भेज दिया। फिर मैंने खुद पर एक कैमरा लगाया। वेनशी और हेचुआन को भी कैमरे बांध दिए फीड चेक करने के लिए। सोंग शिनजी ने देखा कि बाघ दूर चला गया है। तब उसने एक काला बॉक्स नीचे लाया। अंदर एक छोटा कंट्रोल पैनल था। लैपटॉप से भी बड़ी एक स्क्रीन पर 3 वीडियो फीड्स दिखे। सब कुछ सही काम कर रहा था।